Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening to everyone. शुभ संध्या आप सभी को। कैसे हैं मेरे दोस्त? कैसी है मेरी छोटी सी फैमिली? आई होप बहुत अच्छी होगी। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोग? क्या आप पढ़ रहे हो? पढ़ तो फिलहाल सभी रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को डर है, बहुत सारी कुछ डरो मत, ठीक है? एकदम चिल मारो, क्योंकि पता है ग्रेजुएशन दिया है, चीज़ें की हैं तो डरना क्या, छोटा सा पेपर है, चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी, ठीक है? डर के आगे जीत है, मन के हारे हारे, मन के जीते जीते। अगर आप मन में ठान लोगे तो अच्छे से कर लोगे। बहुत छोटा सा एग्ज़ाम है, देख के देख लेना, खूब अच्छा लगेगा, ठीक है? चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की, जहाँ पर हम करेंगे महामैराथन क्लास, वो भी बाल विकास की। मैंने आपको कंप्यूटर पढ़ा दिया, मैंने आपको संस्कृत पढ़ा दिया, मैंने आपको साइंस पढ़ा दिया, मैंने आपको शिक्षण अधिगम पढ़ा दिया, आपको ये सारी चीज़ें हो गई। मैंने आपको हिंदी भी पढ़ा दिया। अब ये बाल विकास बचा है, सोशल साइंस बचा है और मैथ बचा है। एक एक दिन डेली डेली एक सब्जेक्ट आपके बड़े से बड़े हो रहे हैं, और बीच बीच में कुछ चीज़ें और भी आपको हो रही हैं। तो यहाँ तक आपका यह पेपर है। चलिए इसके बारे में डिटेल जानते हैं। तो 50 नंबर का यह पेपर है, 40 प्रश्न आपको आएगा। आपको ध्यान क्या रखना है, 15 आपके वस्तुनिष्ठ वाले आएंगे और 25 आपका नंबर पासिंग होगा। अगर आप 24 पाओगे तो आपकी बैक लग जाएगी, 25 के ऊपर पाओगे, 25 पाओगे, आप पास हो जाओगे। ध्यान रखिएगा, बढ़िया पेपर है। बढ़िया इन द सेंस ये है कि हमको इसमें खूब लिखने को मिलता है, और हम खूब इसमें लिख कर अच्छे से नंबर को ध्यान से गेन कर पाते हैं आसान तरीके से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस महामैराथन की क्लास को। यह 1 घंटे से लंबी क्लास होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं पहले ही क्लियर बोल रही हूँ, और यह टाइम हमारा फिक्स है, हम डेली इस टाइम पर कर रहे हैं। आपके एग्ज़ाम के पहले हर एक चीज़ में कंडक्ट करवा दूँगी, ये मेरी सिक्योरिटी ले लो कि हाँ हो जाएगा, ठीक है? समझ में आई बात? यहाँ तक क्लियर? स्टार्ट करें फिर। लंबा टाइम रहेगा, अच्छे से पढ़ना है, देखना है, समझना है। जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, पहले तो आप फटाफट क्लास को लाइक कर दो। जो पहली बार यहाँ पर आए हुए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। फिर आप पूरा वीडियोस को देखिए। कोई प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम्स है, कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बाल विकास की, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और आपका पहला पेपर यही होगा। सबसे पहले चैप्टर से स्टार्टिंग है, बाल विकास का अर्थ। बाल विकास का अर्थ क्या होता है, आप बाल विकास से क्या समझते हैं, इससे प्रश्न बनता है। तो यहाँ पर पहला हेडिंग है कि बाल मनोविज्ञान या बाल विकास क्या है। अब कह सकते हैं कि विकास शब्द हमारे लिए नया नहीं है, डेवलपमेंट शब्द जो है वो हमारे लिए नया नहीं होता है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। जीवन के क्षेत्र में हम इसका प्रयोग करते आते हैं। जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं, हम उनका हर जगह इनका हम बहुत बखूबी तरीके से प्रयोग करते हैं। तो संसार के प्रत्येक जीव में पाई जाती है, और विकास की यह प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्युपरांत तक किसी न किसी रूप में चलती रहती है। जब बच्चा माँ की गर्भ में आता है तब से लेके जब तक वो मर नहीं जाता, यही कहते हैं वूम टू टूम। वूम का मतलब गर्भ, टूम का मतलब कब्र। तो जब तक उसको कब्र के रास्ते नहीं मिल जाते, तब तक वह अच्छा बुरा, नैतिक अनैतिक, पूर्ण पाप, सामाजिक धार्मिक जो भी चीज़ें होती हैं वह लाइफ में सीखता जाता है किसी न किसी रूप में। तो ये है बाल विकास, ठीक है? और शुरू से लेकर अंत तक ये होता रहता है। हम देखते हैं कि जन्म से पूर्व की अवस्था से लेकर मृत्युपरांत तक मनुष्य में निरंतर परिवर्तन होते हैं। जब जन्म बच्चा लेता है तब से लेकर जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती, वो बहुत सारे परिवर्तन उसमें होते रहते हैं। और इसकी गति कभी तीव्र तो कभी मंद होती है। कभी बहुत तीव्र होता है, कभी बहुत मंद होता है, कभी चुपचाप सा होता है, कभी एकाएक बढ़ जाएगा, कभी नहीं बढ़ेगा, कभी किसी बच्चे में दूसरा पाया जाएगा, किसी बच्चे में दूसरे तरीके से होगा। तो यह प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसकी गति कभी तीव्र तो कभी मंद होती है। मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको हम बाल मनोविज्ञान कहते हैं, लेकिन अब मनोविज्ञान की यह शाखा बाल विकास कही जाने लगी है। कि इसमें मानव विकास हमें क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा है, अभी वो बच्चा कहला रहा है। जब हम पैदा हुए थे तो हम भी बच्चे खिलाते थे ना, छोटे बच्चे खिलाते थे। अब शैतान हो गए आप, तो और शैतान हो गए, मैं तो कुछ ठीक ठाक ही हूँ। तो क्या होता है कि हम शैतान क्या शुरू में थे नहीं थे, अब शैतान हो गए, जैसे आप लोग की शैतानी दिखती रहती है। तो ये चीज़ हुई कैसे, हम छोटे थे, छोटे से मानव के रूप में बड़े हुए, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो बाल विकास के अंतर्गत आ रहे हैं। और यही हमको शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना है, इसके बारे में सारी बातों को जानना है। आगे बढ़िए। बाल विकास के अंतर्गत बालक के जन्म के बाद किशोरावस्था तक अनेक महत्वपूर्ण शारीरिक और मानसिक परिवर्तन, शैशवावस्था के बाद से बाल्यावस्था, किशोरावस्था सब कुछ आता है, और अनेक मानसिक शारीरिक परिवर्तन दोनों होते रहते हैं। बालक के व्यक्तित्व में बहुत सारे स्वरूप प्रदान करने के सभी परिवर्तन स्थायी रूप से होते हैं, ठीक है? और इस तरह के होने वाले परिवर्तन पर आपका पिछला परिवर्तन निर्भर, मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे आप 2+2 क्लास 2 में सीख लिए, तो 3 में भी 2+2 काम ही तो आएगा कि नहीं काम आएगा, तो वही चीज़ है। तो आपका जो शैशवावस्था में जितना विकास हुआ वो आपके आगे वाले आने वाली अवस्था में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, आपकी बड़ी हेल्प भी हो जाती है, ठीक है?
क्लियर, समझ में आई? आगे बढ़िए इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। बाल मनोविज्ञान उन नियमों का अध्ययन कराता है, ये हमें नियमों के बारे में बताता है, नियम के बारे में पढ़ाता है, सिखाता है, जिनके द्वारा बच्चे के जीवन को अधिक सरल, सुखी और तनाव रहित बनाए, जिससे बच्चे का जीवन खूब खुशमय हो, खूब सरल हो, खूब सुखी तरीके से बच्चा एकदम फ्री होकर, एकदम निफ्रिक होकर अच्छे से पढ़े लिखे, आगे बढ़े और सीखे। बाल मनोविज्ञान विभिन्न प्रयोगों के द्वारा बालक के शारीरिक, मानसिक, सामवेगिक, सामाजिक अवस्था का अध्ययन करके अभिभावक को, अध्यापक को, समाज के बालकों को समझाने का एक आसान तरीका निकालता है, जिससे आप उसको हर तरीके से हर काम सिखा सको, हर चीज़ बता सको, सरल से सरल बता सको, जटिल से जटिल बता सको और बच्चे को वो आ भी जाए, बच्चा उससे कुछ सीख भी ले। बाल मनोविज्ञान विशेष रूप से विशेष उम्र के बच्चों के व्यवहार और रुचि के विषय में बताता है। बाल मनोविज्ञान के अंदर हम बच्चों का जो व्यवहार होता है, जो उनकी क्रियाकलाप होती है, जो एक्टिविटी होती है, जिस तरीके से वो रिस्पॉन्स करते हैं, उनकी जो इंटरेस्ट होते हैं, उसके बारे में आपको पहले से बताता है। और यह बातें आपको बताने से क्या होता है कि आप उनको आसानी से समझ पाते हैं कि ये कैसा नेचर, कैसी ये एक चीज़ें हैं जो वो आपके सामने प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़िए, देख सकते हैं। चलिए आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं, देखते हैं और चीज़ों को। सामान्य अर्थ में हम ये कह सकते हैं कि बाल विकास से आशय एक बालक के संपूर्ण विकास से। हम सिर्फ ये कह सकते हैं बाल विकास का मतलब है कोई एक बालक है, कोई बच्चा है, उसका पूरा संपूर्ण विकास से है, जिसमें उसके शरीर का जो विकास होगा वो भी आएगा, जिससे उसके मन का जो विकास होगा, उसका मन मजबूत होगा तो वो भी आएगा, जिसका उसका सामाजिक विकास, समाज के साथ तालमेल बैठाएगा, सामाजिक होगा, मिलनसार होगा, वो भी आएगा, संवेग पे कंट्रोल, अगर क्रोध, भय, प्रेम, गुस्सा, हट कहाँ पर प्रदर्शित करना वो आपको पता होगा। तो आदि विकारों से होता है, जिसमें हम हर शारीरिक विकास, जब शारीरिक की ज़रूरत होगी तो शारीरिक पढ़ेंगे, मानसिक को मजबूत करना होगा तो उसको पढ़ेंगे, सामाजिक को देखना होगा उसको पढ़ेंगे, सामवेगिक देखना होगा उसको पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते रहते हैं। विकास का अर्थ परिवर्तन होता है। विकास का मतलब अगर आप कहो कि विकास हो गया है, अगर आप में परिवर्तन दिख रहा है, अच्छा परिवर्तन, तो इसका मतलब आपका विकास हो चुका है। और परिवर्तन होने की प्रक्रिया सतत रूप से जीवन, और परिवर्तन जो है वो दिन प्रतिदिन चलता है। जो बालपन, जो चित हम पहले किया करते थे, क्या वो करते हैं? नहीं करते हैं। तो ये आपकी अवस्था और आपके मानसिक स्तर के जैसे जैसे आपको समझ पड़ती जाती है, उसके हिसाब से आप में परिवर्तन देखने को मिलता है। और ये सिर्फ सभी बच्चों में, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, सभी में देखने को क्रम वाइज मिलता रहता है। आगे बढ़िए इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं, कुछ परिभाषाओं से मिलते हैं। तो पहली परिभाषा आपके क्रो एंड क्रो साहब की है, ठीक है। तो कहते हैं, इन्होंने कहा कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है, एक ऐसा साइंटिफिक अध्ययन है, एक ऐसी पढ़ाई है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के आरंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। बच्चा जब गर्भ में आता है, गर्भकाल चलता रहता है, तब से लेके वो किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक दिन प्रतिदिन जो है देखता रहता है, सीखता रहता है, पढ़ता रहता है, समझता रहता है। ड्रेवर के अनुसार, इनका पूरा नाम जेम्स ड्रेवर है। ड्रेवर के अनुसार इन्होंने क्या बोला, क्या परिभाषा दी, कि परिभाषाएं आपको लिखने को आएंगी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जो जन्म से परिपक्व अवस्था, जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता है, विकसित हो रहे मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। हर चीज़ सिखाई जाती है, बताई जाती है, समझाई जाती है, बच्चा सीखता रहता है। हरलॉक मैडम ने क्या कहना है? हरलॉक मैडम कहती हैं कि बाल मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा के अंतर्गत आता है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होने वाले मनुष्य के विकास पे, उनकी जो अवस्थाएं होती हैं, उनमें जो परिवर्तन होता है, उसका अध्ययन उसको करके सिखाता रहता है और बताता रहता है। तो आपको पर्टिकुलर परिभाषा तो लिखने को नहीं आती है, लेकिन ये आता है कि बाल विकास की कोई दो परिभाषा, कोई एक परिभाषा आप खुद से लिखे तो आप कोई भी लिख सकते हैं। आपको बहुत सारी परिभाषा मैंने बताई है। जीन पियाजे के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। इन्होंने भी काफ़ी कुछ बोला है, कहा है विकास की प्रक्रिया 4 मौलिक तत्वों के भागों में बांट लेते हैं, और इन विकास पर चारों तत्वों को संश्लेषण का परिणाम कहते हैं। ये 4 क्या क्या चीज़ें इसमें आती है? तो परिपक्वता। इन्होंने बोला कि अगर परिवर्तन है, समझ है, तो परिपक्वता आ जाएगी, सामाजिकता देखने को मिलेगी, अनुभव आपको देखने को मिलेगा, संतुलीकरण आपको देखने को मिलेगा। तो ये जीन पियाजे का अपना कहना मत है। आगे बढ़िए। बाल विकास के क्षेत्र और आवश्यकताएं क्या हैं? विकास का क्षेत्र क्या है, आवश्यकताएं क्या है, ये जानते हैं। बाल विकास बालक के संपूर्ण जीवन का अध्ययन है। इसका विषय गर्भावस्था से लेकर युवावस्था तक रहता है। इन अवस्थाओं के सभी पहलुओं का हम अध्ययन करते हैं, और इसके अतिरिक्त उनके क्षेत्र के अंतर्गत बाल विकास को प्रभावित करने वाले जो भी तत्व हैं, सिद्धांत हैं, जो भी रूल्स है, प्रिंसिपल है, उनके बारे में जानते हैं। और इनको हम बहुत भागों में बांटे भी, जैसे ये देखो, मेन तो 3 ही है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, लेकिन प्रौढ़ावस्था भी आती है। प्रौढ़ावस्था से प्रश्न तो नहीं बनते हैं, लेकिन कुछ कुछ विशेषताएं ऐसी होती हैं जो इनमें आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अवस्थाएं कितनी हैं? तो 3 होती हैं। अब इन अवस्थाओं के बारे में फुल डिटेल में जानेंगे, क्योंकि इन अवस्थाओं से
हमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। बालक के व्यक्तित्व के समस्त पहलुओं का विकास गर्भावस्था से शैशवावस्था में नहीं होता। ये सोचो कि गर्भ में आया बच्चा शैशवावस्था जब पैदा हो रहा है तभी हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। वह परिपक्व अवस्था की ओर जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसी प्रकार उसके व्यक्तित्व के पहलुओं का विकास होता है। वह धीरे धीरे क्रमशः करके जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, जैसे उसका स्तर बढ़ता है, वह सीखता जाता है और अग्रसर बढ़ता रहता है। जैसे शारीरिक विकास की अगर हम बात कर लें, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें उसमें हो रही हैं, तो इस बात को जानेंगे। देखो, शारीरिक विकास देखने को मिलता है, गत्यात्मक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, भाषा का विकास भी होता है, सामाजिक सीखता है, नैतिकता सीखता है, चारित्रिक विकास को सीखता है, सौंदर्य की चीज़ों को भी सीखता है, धर्म वगैरह भी सीखता है, स्मृति का विकास करता है, प्रतिभा और कल्पना का विकास करता है, अवधान और रुचि के बारे में सीखता है, चिंतन सीखता है, रुचि से संबंधित चीज़ों को जानता है, खेल से संबंधित चीज़ों को सीखता है। तो शारीरिक विकास में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जब बच्चा शैशवावस्था में रहता है तो विभिन्न पहलू जितने भी बताए गए हैं उनके बारे में वो सीखता रहता है और देखता रहता है। तो जितने भी बाल शारीरिक विकास होंगे, वो मानसिक विकास होंगे, उन सारी चीज़ों को बताया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ बाल विकास की आवश्यकताओं को जानते हैं। तो देखते हैं बालक के स्वभाव को, हमें ज़रूरत क्या है। हम बच्चों के स्वभाव को इससे समझ सकते हैं कि स्वभाव क्या है आखिर बच्चे का। विभिन्न आयु स्तर के बालकों के व्यवहार में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं तथा उन परिवर्तन में क्या क्या कारण होते हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है, यह सब विकास के अंतर्गत आता है और हमें पहले से बताया जाता है। हम सीखते हैं और इन्हीं के बारे में जानते हैं। इसलिए अभिभावक, अध्यापक, बाल निर्देशक बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत अधिक आयु के बालकों के व्यवहार को आसानी से समझ पाते हैं कि हमें कैसे बच्चे हैं, कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे और हमें क्या क्या इनके बारे में जानना या समझना है। बालक की शिक्षा में सहायक, हम बालक की शिक्षा में हेल्प कर पाते हैं। बालक के शारीरिक उम्र में कितनी हुई है या मानसिक उम्र में क्या चीज़ सीख रहा है, उसको हमको शारीरिक विकास के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण बातें बतानी है, उसको मानसिक आयु के लिए हमें क्या क्या बातें बतानी है, और शिक्षा की व्यवस्था कैसे उसके साथ हमें जोड़ कर रखनी है जिससे उसके पाठ्यक्रम का निर्धारण हो सके और हम उसकी आयु स्तर के साथ साथ जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसको उसी हिसाब से हम शिक्षा देते चले, चाहे वह शिक्षा औपचारिक रूप से हो, चाहे वह शिक्षा अनौपचारिक रूप से हो। आगे बढ़िए, देखते हैं यहाँ पर बालक के विकास को समझने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। कैसे आप डेवलपमेंट पूरा कर सकते हो, बता सकते हो, उसको भी समझने में काफ़ी हेल्प है। प्रत्येक बालक का विकास कुछ विशेष नियमों के अनुसार होता है। कुछ विशेष उम्र विकास परिवर्तन में आते हैं, उनके बारे में बाल विकास बताता है कि या अब परिवर्तन क्या होगा, बाद में क्या होगा, बाद में फिर ये होगा, इसके बाद और कि कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि विशेष उम्र के बालक का व्यवहार कैसा होना चाहिए इसके बारे में। जैसे अब 6 महीने 8 महीने बच्चे का दांत, जो नवजात बच्चा होता है उसका 6 महीने 8 महीने दांत निकलता है ना, तो कैसे पता है, बाल विकास में लिखा हुआ है और जो माँ हैं बन चुकी हैं उनको बात पता रहती है, तो वो लोग कैसे बताते हैं। अक्सर देखिए मम्मी लोग बैठ के बात करती है, तो ये क्या है, हम लोग तो बाल विकास में पढ़ लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, फिक्स है, तो इसी के बारे में पहले से सब कुछ आपको बता है ताकि आप उस चीज़ों से पूरा परिपूर्ण रहो और अवगत रहो, ताकि आप अपना निर्णय ले पाओ कि कोई परिस्थिति होती है तो कैसे समझाओगे आप। ठीक है, बालक के व्यक्तित्व को समझने के लिए बालक के व्यक्तित्व में कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, उसको क्या चीज़ प्रभावित करेगी, किस समय पर क्या बताना है, किस प्रकार उसको हेल्प होगी, विकास के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक होते हैं, कैसा वातावरण आपको वहाँ पर बना कर रखना है, इन सभी की जानकारी आपको बाल विकास में मिलती है। और इसके अध्ययन से जो है क्रमिक परिवर्तन होता जाता है। बच्चे का एक भावी अच्छा सा जो है कह सकते हैं कि एक प्रारूप कह सकते हैं वो बन चुका होता है, दिखता भी बहुत प्रॉपर तरीके से है। ठीक है, आइए बाल विकास का महत्व क्या होता है। यदि आप बच्चे के सर्वांगीण विकास उचित तरीके से कराएं, अगर बच्चे का होल डेवलपमेंट आप अच्छे से करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, तो आप बच्चे को जानना और समझना होगा। एक सफल शिक्षक के रूप में, एक अच्छे टीचर के रूप में आपको बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए सभी तरीके से उसकी आयु के स्तर के हिसाब से, उसके मानसिक स्तर के हिसाब से, उसकी आवृत्ति के विकास में होने वाले जितने भी परिवर्तन हैं या उसकी जो भी क्षमताएं हैं, जो उसकी आदत है, जो उसकी रुचि है, जो उसकी आवश्यकता है, जो समस्या है, साथ ही साथ सीखने के लिए रुचिपूर्ण आनंदमय शिक्षण विधियों से परिचित होंगे। और बाल मनोविज्ञान में इन्हीं के बारे में आपको बताया जाता है कि आप बच्चे को कैसे बेस्ट से बेस्ट आप सिखा सकते हो, समझा सकते हो, उनकी जो चीज़ें हैं उनको बढ़िया ला सकते हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। बाल विकास बहुत कुछ सिखाता है बच्चों के विकास के लिए। बाल विकास का कोई 2 उद्देश्य बताइए। बाल विकास का उद्देश्य क्या होता है, बाल विकास के उद्देश्य से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न आपको बनेगा।
फाइनल रिवीजन है ये, इस बात को ध्यान में रखिए। 0 से लेके आपको पूरी फुल चीज़ें बताई जाएंगी, जैसे मैं सभी शब्द में बता रही हूँ, और जितना इम्पॉर्टेंट है उसको मैं काट छाट के आपको सिखा रही हूँ, ताकि आप समझ इंपॉर्टेंट चीज़ को ही रिवीजन करो, वो आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो एकदम पिन ड्रॉप ऑफ साइलेंस के साथ पढ़ने का प्रयास करिए, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाल विकास का उद्देश्य बदलती हुई सामाजिक व्यवस्था को कुशल आत्मा निर्देशन की योग्यता में वृद्धि करता है, व्यक्तित्व में अभिवर्धन लाता है, उसका संतुलित विकास करता है, मानव स्वभाव को समझने में शिक्षक की काफ़ी मदद करता है। शिक्षक इनके बेस पे हर चीज़ को समझ पाता है, सिखा पाता है और बता पाता है। मानव स्वभाव के ज्ञान के द्वारा शिक्षक बालक को उनकी उचित निर्देश देने में, उनका पथ प्रदर्शन करने में, रास्ता दिखाने बताने में उनकी हेल्प करता है। और उचित मार्गदर्शन जब बच्चे को मिल जाता है तो बालक का सामाजिक विकास परिस्थितियों से सामंजस्य बना रहता है। बच्चा क्या होता है, सीखता सब कुछ है, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से हर चीज़ को समझा नहीं पाता है, बता नहीं पाता है, कर नहीं पाता है। सामाजिक दायित्व जो होते हैं उनको भली भांति में सफल नहीं हुआ, इसलिए सिखाना पड़ता है और बताना पड़ता है उनको हर चीज़। आगे बढ़िए। इसमें अवस्थाओं का कालक्रम आप जानते हैं, तो कई लोग अलग अलग लोगों ने अलग अलग बांटा है। तो सैले साहब एक थे, उन्होंने कहा कि शैशवावस्था 1 से 5 होती है, बाल्यावस्था 5 से 12 होती है, किशोरावस्था 12 से 18 होती है। तो सबका अपना अपना एक पढ़ने का बताने का अनुभव है। तो सैले साहब ने इस तरीके से कार्यक्रम को बांटा और ये उसका जो है मतलब नाम दिया। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो है शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष होती है, बाल्यावस्था 6 से 12 होती है, किशोरावस्था 12 से 18 होती है, प्रौढ़ावस्था जो होती है वो 18 के बाद से चलती है। तो हम लोग ये मनोवैज्ञानिक का मतलब क्या है कि ढेर सारे मनोवैज्ञानिक इसमें मिलकर जब जो चीज़ कहते हैं, जिसका मत ज़्यादा होता है, जाहिर सी बात है वही आगे चलती है। अब रॉस साहब भी इसी तरीके से हैं, तो इन्होंने शैशवावस्था को 1 से 3 बोला, आरंभिक बाल्यावस्था को 3 से 6 बोला, उत्तर बाल्यावस्था को 6 से 12 बोला है, किशोरावस्था को 12 से 18 बोला। तो ये रॉस साहब का कार्यक्रम डिवाइडेशन है, जो इन्होंने अवस्थाओं के अपने हिसाब से बांटा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई, समझ में आई, सभी को क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, शैशवावस्था के बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे, क्योंकि अवस्थाओं से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारी अवस्थाओं के बारे में हम एक एक पॉइंट पर ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। चलिए देखते हैं फिर क्या चीज़ें शैशवावस्था में हमें अब पढ़नी है यहाँ पर। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं शैशवावस्था के बारे में। शैशवावस्था के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, तो कह सकते हैं कि सबसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काल होता है। बालक के जन्म लेने के उपरांत की यह जो अवस्था होती है, ये शैशवावस्था कहलाती है, जो कि जन्म से 5 वर्ष 6 वर्ष तक मानी जाती है। नवजात शिशु का जो आकार होता है वो 19.5 इंच, भार जो होता है वो 7.5 पौंड का। ये जो भार है, ये जो शारीरिक चीज़ें हैं ना, ये आपको बहुविकल्पी में आती है, इसके लिए ध्यान रखिएगा। वह माँ के दूध पर निर्भर होता है, धीरे धीरे आंखें खोलता है, उसका सिर धड़ से जुड़ा होता है, बाल मुलायम, मांसपेशियाँ छोटी छोटी कोमल सी होती हैं, और जन्म के 15 दिन तक उसका जो त्वचा का रंग है वो स्थायी होने लगता है। 15 दिन के बाद उसका एक कलर आने लगता है। नहीं तो शुरुआती नवजात बच्चा एकदम रेड रेड सा टमाटर जैसा दिखता है, नहीं एकदम टमाटर नहीं, मतलब रेड रेड रहता है थोड़ा सा। ठीक है, नवजात शिशु जो होता है वो रोता है। ठीक है, क्या करता है, रोता है। इससे जो फेफड़े में हवा भर दी जाती है, उसके मतलब आपको देखो होता है ना कि जब स्टार्टिंग में रो रहा है कि नहीं रो रहा है देखा जाता है, तो श्वसन क्रिया जो है प्रारंभ होती है, उसका सांस लेना प्रारंभ होता है, फिर बाद में वो दूध वगैरह पीता है, जो भी चीज़ें होती हैं। तो ये शैशवावस्था के बारे में है। देखिए मेन चीज़ क्या है कि आधुनिक शताब्दी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसको हम बालक की शताब्दी कहे जाने के कारण यहाँ यह बात निर्धारित है कि बालक और उसके विकास की जो अवस्थाएं हैं उनके बीच में एक गंभीर एक अध्ययन संबंध है, जिसका हम अध्ययन करते हैं शैशवावस्था में। और पूरे बाल विकास में इसी से संबंधित शुरुआती अवस्थाओं संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं जितनी मेन चीज़ें उन पर डिस्कस करूँगी, जिसका प्रश्न आपको बनेगा। तो देख सकते हैं कि शैशवावस्था को भी 2 बड़े भागों में डिवाइड किया गया। एक जन्म से 3 वर्ष, इसका नाम पूर्व शैशवावस्था दिया गया। दूसरा 3 से 6 वर्ष, इसका नाम उत्तर शैशवावस्था दिया गया। तो पूर्व और उत्तर का जो काल है समय वाला, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं कुछ परिभाषाओं की तरफ। पहली परिभाषा, आपको यही परिभाषाएं कथन के प्रश्न बनाती हैं। न्यूमैन के अनुसार शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण काल है। पहली परिभाषा और सभी परिभाषाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। परिभाषाएं आएंगी। वेलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। आप सभी जानते हैं, बहुत बार आपने पढ़ा है। फ्राइड के अनुसार बालक को जो कुछ बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये भी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है।
स्ट्रैंग की परिभाषा है कि जीवन के प्रथम वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, यद्यपि उसमें परिवर्तन हो सकता है और मतलब होता है, और जो प्रवृत्तियां होती हैं वो प्रतिमान सदैव उसमें बनी रहती हैं। आगे आइए, एडलर साहब ने क्या कहा है, बालक के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित कर लिया जाता है कि वो जीवन में कहाँ स्थान रखेगा या कहाँ पर क्या काम करेगा। क्रो एंड क्रो के अनुसार है 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी कही जाती है। आगे बढ़िए, गुड एनएफ के अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास उसका होता है शैशवावस्था में 3 वर्ष की आयु में, जितना आप बड़े होकर अपने मन को मेंटली डेवलप्ड होते हो उतना आप 3 वर्ष की आयु में हो जाते हो। तो ऐसा अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने फिलहाल अपनी परिभाषा शैशवावस्था के लिए अपना मत रखा है। अब इनकी विशेषताओं की बात करते हैं। आपसे प्रश्न बनेगा शैशवावस्था की कोई 2-3 विशेषताएं लिखिए। तो पहली विशेषता है विकास में तीव्रता। डेवलपमेंट में बड़ी इंटेंसिटी होती है, बहुत तेज़ी से होता है। शारीरिक और मानसिक विकास बहुत जल्दी जल्दी होता है। शैशवावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास दोनों ही बहुत तेज़ी से एक साथ साथ बढ़ते हैं, और शारीरिक विकास के अंतर्गत शिशु का शरीर भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो शरीर का जो एक हष्ट-पुष्ट आकार जो धीरे धीरे तैयार होता है वो शैशवावस्था में ज़्यादा होता है। मानसिक विकास के अंतर्गत शिशु में ध्यान लगाना, स्मृति, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि जैसे का विकास होता है। दूसरा पॉइंट, सीखने में तीव्रता। इस अवस्था में बालक बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को सीखते हैं। शैशवावस्था में बालक के अंदर सीखने की तीव्रता बहुत ज़्यादा देखी जाती है। आगे बढ़िए, दूसरों पर निर्भरता। इस अवस्था में बालक पूरी तरह से दूसरे पर निर्भर होता है। शैशवावस्था में बालक असहाय की स्थिति में रहता है। उसे भोजन और अन्य शारीरिक आवश्यकताओं के लिए प्रेम, स्नेह, सहानुभूति और भोजन पाने के लिए अपने माँ बाप पर, परिवारजन पर निर्भर रहना पड़ता है। आगे बढ़िए, कल्पना की सजीवता। इस अवस्था में बालक के अंदर कल्पना बहुत होती है, और जो कल्पना वो देखते हैं ना उसको सही मानने लगते हैं। उनको हर चीज़ सही लगने लगती है, उनको वास्तविकता का कोई अनुभव नहीं होता, इसलिए जो चीज़ वो कल्पना में देखते हैं उनको सारी चीज़ें सही लगने लगती हैं। आगे बढ़िए, प्रश्न बनता है कि शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, या आप शिक्षा व्यवस्था उस समय कैसी कर सकते हो, दिला सकते हो, बता सकते हो। तो सबसे सही तरीका है उचित व्यवहार। इस अवस्था में शिशु के साथ उचित व्यवहार करना, सही व्यवहार आपको को खुद करना चाहिए। छोटी छोटी बातों में जो भय है या दंड से दूर रखो, डरवाओ नहीं, ठीक है। डर लग जाएगा तो बच्चे शुरू से डर बैठ जाएगा। आप उनसे सही तरीके से मतलब जितनी भी चीज़ें हैं ढंग से, सभ्यता के साथ, अनुशासन के साथ बात करो, तो बच्चा भी उसी माहौल में ढलता बढ़ता है और उसी तरीके से फिर अपनी प्रतिक्रिया को भी आगे चलकर व्यक्त करता है। उचित वातावरण दीजिए ताकि आपके आपके ऐसा घर का माहौल बनाइए जहाँ पे प्रेम, सौहार्द, भाईचारा, बड़ों का सम्मान, भगवान के प्रति आस्था या जो भी चीज़ें हैं, जैसा आपका घर का एक अच्छा माहौल कल्चर रहे, तो आप वो वातावरण उनके लिए काफ़ी उपयुक्त होता है और बच्चा फिर उसी के हिसाब से बढ़ता है। जिज्ञासा की संतुष्टि। बच्चों की जो जिज्ञासा है उनको शांत करिए। शांत करने का मतलब है कि बच्चे बड़े जिज्ञासु टाइप के होते हैं। वो प्रत्येक वस्तु को जब देखते हैं तो अलग अलग तरीके के प्रश्न पूछते हैं। टमाटर है, पहले टमाटर रखा रहेगा तो ये क्या है, फिर पूछेंगे ये लाल क्यों है, अच्छा फिर पूछेंगे ये खट्टा क्यों है। तो आपको विभिन्न विभिन्न सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, तो उनके बारे में जानने की वो कोशिश करता है। इसलिए शैशवावस्था में शिशु के शिक्षण में यह आवश्यक है कि उनकी जितनी भी जिज्ञासाएं हैं उनको आप संतुष्ट करो, उनके प्रश्नों को आप दबाओ नहीं, उनको बताओ, उनको उसका उत्तर ज़रूर बताओ। अनदेखा बिल्कुल भी नहीं करिए, अन्यथा उसका आपको गलत रिएक्शन देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और चौथा प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि खेल, क्रिया, चित्र और कहानी के द्वारा आप क्या सिखा सकते हो। तो शैशवावस्था में बालक के तरह तरह के खेल होते हैं, बहुत सारी क्रियाएं वो करते हैं और उनके माध्यम से उनको पहाड़ा याद करवा सकते हैं। पहाड़ा हम खेल खेल में सिखा सकते हैं, कहानियों की तरह हम उनको फूल पत्ती और जो प्रकृति में चीज़ें हैं उनके द्वारा, ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ें उनको चित्र दिखाकर बहुत कुछ सिखा सकते हैं, जो हम उनको पढ़ाने के माध्यम से सिखाते या बताते। अगर उनको रंग बिरंगी चीज़ों से वास्तविकता में ले आते हैं तो वो उनको काफ़ी उनकी आंखों को रोचक लगता है और वो सीखते हैं। अब देखिए कुछ प्रश्न भी है। प्रश्न है कि शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप क्या होना चाहिए। तो तीव्रता होती है, सीखने की प्रक्रिया का जो स्वरूप है वो काफ़ी तेज होता है और बहुत अच्छे सीखते हैं। बाल्यावस्था का समय क्या होता है, काल पूछ रहा है, तो 5 से 12, 6 से 12 आप लिखेंगे, आपका सही होगा। तीसरा प्रश्न यहाँ पर है कि शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है। क्योंकि यह अवस्था आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण किया था, और अगर नींव ही नहीं सही पड़ी रहेगी तो घर एक दिन ढह जाता है। तो इसलिए जो है आपको वो चीज़ ध्यान से रखनी होगी, आपको सिखाना होगा, बताना होगा। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है, तो वैलेंटाइन ने कहा। ये आपको ये सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे
शैशवावस्था की अवधि क्या है? तो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक शैशवावस्था की अवधि कही जाती है। आगे बढ़िए। तो शैशवावस्था के बारे में जितना इन्फेंसी के बारे में था, विशेषताएं थी, शिक्षा की व्यवस्था थी, सब कुछ मैंने आपको परिभाषाएं थी, सब कुछ बताया। अब बात कर लेते हैं बाल्यावस्था की, जिसको हम कहते हैं चाइल्डहुड। चलिए, जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया है, फटाफट क्लास को लाइक करिए सभी लोग। अब बढ़ते हैं आगे। बाल्यावस्था क्या होती है? 6 से 12 वर्ष का एक टाइम ड्यूरेशन होता है। इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। प्रथम से 6 से 9 वर्ष तक जब मानी जाती है जो पूर्व बाल्यावस्था है, और 9 से 12 की जो होती है उत्तर पूर्व बाल्यावस्था। और उत्तर बाल्यावस्था का जो काल है वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, उसके प्रश्न बनते हैं। इस अवस्था में बच्चे में कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं जिन्हें अभिभावक और शिक्षक सरलता से नहीं इस स्टेज में ना बच्चे में कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं कि पेरेंट्स और टीचर दोनों आश्चर्यचकित होते हैं कि यह क्या है। शैशवावस्था से बाल्यावस्था में जब बच्चा प्रवेश करता है तो बच्चा आत्मनिर्भर होने लगता है, खुद के कपड़े पहनता है, खुद अपने ड्रेस पहनता है, टिफिन रखता है, कॉपी सेट करता है, बैग बनाता है, स्कूल जाता है, आसपास के वातावरण को समझने लगता है, दोस्त बनाता है। जीवन बालक के जीवन का स्थायित्व धीरे धीरे करके बाल्यावस्था में आना प्रारंभ हो जाता है। कुछ परिभाषाओं में शुरुआत करते हैं। तो पहली परिभाषा कोल एवं ब्रुस साहब की है। इन्होंने कहा कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताते हुए लिखा है कि वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की अवस्था को समझ पाना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि बच्चे अलग अलग प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करते हैं। तो ये चीज़ इन्होंने कही है। दूसरा, रॉस साहब ने कहा कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है, क्योंकि इसमें बच्चे झूठ बोलते हैं। कोई चीज़ देखी है, कोई चीज़ टूट गया है, तो अक्सर वहाँ पे वैसा ही छोड़ के चले जाते हैं। वैसा बच्चे ऐसा इस अवस्था में करते हैं। फ्रायड के अनुसार क्या है? बाल्यावस्था बालक का निर्माणकारी काल होता है। इन्होंने कहा कि ये एक ऐसा काल है जिसमें स्ट्रक्चर बिल्ड होता है, फ्रेमवर्क बनता है, निर्माण होता है बच्चे का। कैल्पट्रिक ने कहा कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है। इसमें प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण को भी बच्चों में देखने को शुरुआत मिलती है, और बच्चे बहुत कुछ सीखते भी हैं इन सब चीज़ों से। आगे बढ़िए, बात कर लेते हैं बाल्यावस्था की विशेषताओं की। यह क्या होती है? तो रचनात्मक कार्य में रुचि। इनको रचना वाले कार्य करने में बड़ा मजा आता है। इस अवस्था में बच्चा ना रचनात्मक कार्य में बहुत अधिक रुचि लेता है, और इन रचनाओं को सोचते सोचते वो उन्हें अंजाम भी देता है। जैसे लकड़ी का जहाज बनाना, कागज़ की जहाज बनाना, कुछ और सामान बनाना, क्राफ्ट के कोई सामान बनाना। तो रचनात्मक कुछ बनाना, कुछ क्रिएट करना, कुछ नया उत्पन्न करना, ये बाल्यावस्था में बच्चे को आता है। सामाजिक गुणों का विकास होता है। शिक्षा अवस्था का अंत होता है तो सामाजिक भावना विकास जो है वो प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि वो अपने घर से भी बाहर निकलना शुरू कर देता है। बाल्यावस्था के अंतर्गत सामाजिक गुणों का विकास काफ़ी हद तक अच्छे से हो जाता है। मतलब समाज में रहने का ढंग, बोलने का ढंग, आदर सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत आदि को समझने लगता है। कोई कैसा प्रतिक्रिया करेगा, कोई कैसा बिहेव किया, किसने क्या डांटा, क्या बोला, क्या कुछ कहा, वो बात उसको धीरे धीरे करके समझ में आने लगती है। आगे बढ़िए, निरुद्देश्य से भ्रमण की प्रवृत्ति। बालक में बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमने का इसमें रहता है कि बच्चा इधर उधर यूं ही घूमता है, ठीक है। इस स्टेज में बच्चे यूं ही घूमने निकल जाते हैं। नैतिक गुणों का विकास। शैशवावस्था में बालक में नैतिकता का अभाव शैशवावस्था में देखने को बहुत रहता है, लेकिन वह सही गलत नहीं जानता, उसे कुछ नहीं पता क्या सही क्या गलत है। आप उसको जितनी चीज़ को मना करोगे कि मत करो, वो उस चीज़ को उतना ही करेगा, और जब आप उसको डांट दोगे तो वो और हंसता है। तो आप ये शैशवावस्था। लेकिन बाल्यावस्था में जब बच्चा आता है ना, नैतिक गुणों को समझने लगता है, उसको पता चलता है कि कहा जाता है कि मेरी पिटाई होगी, तो वो समझता है कि मेरी पिटाई हो जाएगी, पिटाई क्या है वो समझने लगता है। लेकिन नहीं, शैशवावस्था में जब हम उसको समझाते थे तुम्हारी पिटाई होगी, तो वो उल्टा ही हंसता था। मारने को इंसान दौड़ता है कि मारेगा, पीटेगा, करेगा, डांटेगा, समझाएगा, तो वो आपको ही बच्चा मारता है। बच्चे देखिए पेरेंट्स को मारते कि नहीं शैशवावस्था में? बिल्कुल मार देते हैं, बहुत तेज लगती भी है। छोटे बच्चे अक्सर हाथ उठा देते हैं। अब बच्चे हैं, आप मार नहीं सकते हो, कोई ऑप्शन है, क्योंकि मार के समझाने का कोई हल निकला ही नहीं है। आगे बढ़िए, वास्तविक जगत से संबंध है। फिर जब इस बाल्यावस्था में आता है तो चीज़ों को जो वास्तविकता है रियल लाइफ में वो समझने लगता है। इस अवस्था में बालक शैशवावस्था के काल्पनिक जगत का परित्याग कर देता है, उसको छोड़ देता है, और वास्तविक जगत में प्रवेश करता है, और वह इसकी फिर जितनी भी चीज़ें उसको आकर्षित करती हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो उसको समझने लगता है कि ये वस्तुएं हैं। आगे बढ़िए, अब इसमें शिक्षा का स्वरूप कैसा रखोगे आप? आखिर उसको सिखाना है, पढ़ाना है, शिक्षा देनी, तो क्या करेंगे आप? तो भाषा के ज्ञान पर बल। बच्चे का जो भाषा का ज्ञान है उस पर हम बल देंगे, उसको जोड़ देंगे, उसको सही उच्चारण करवाएं। बालक के भाषा के ज्ञान पर बल देंगे, समय समय पर उसको हम मौका भी देंगे ताकि वो उसको व्यक्त करे, और प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए समय समय। बालक के शब्द भंडार का परीक्षण में उसे क्या क्या पता, उसे अर्थ हुआ, अच्छा इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, ये क्या चीज़ है, आप क्या समझ रहे हो। तो अक्सर पेरेंट्स इस अवस्थाओं में बच्चों को पढ़ाने के बाद या बताने के बाद 1-2 दिन बाद अंतराल पे पूछते हैं। तो भाषा के ज्ञान पर बल। सामूहिक क्रिया और खेल द्वारा शिक्षा। समूह में रहना बहुत अच्छा लगता है इस समय,
और इस प्रवृत्ति की जो तृप्ति होती है वो विद्यालय में सामूहिक कार्य खूब करते हैं, खेल खेलते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्राफ्ट के काम करते हैं। तो खेल खेल के द्वारा जो है ये भी शिक्षा का काफ़ी अच्छा तरीका होता है, जहाँ बच्चों को एक अच्छा समूह मिल जाता है और बहुत कुछ वो सभी बच्चे मिलकर सीखते हैं। रोचक विषय सामग्री क्या होती है? बाल्यावस्था में बच्चे की सामग्री में विभिन्नता देखने को मिलती है, उनका जो परिवर्तनशीलता आती है, सामग्री का वो विविधता से चयन करते हैं, रोचकता चीज़ों को ज़्यादा रखकर ध्यान रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। नैतिक शिक्षा भी उनको काफ़ी इस समय दी जाती है, क्या सही है क्या गलत है, वो निर्णय ले पड़े, उनको दया, प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, ईमानदारी के गुण, ये सारी बातें बतानी होंगी। ईमानदारी क्या है, गुण क्या है, सच्चाई क्या है, धर्म क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलने लगती हैं। आप ऐसा माहौल बना कर रखते हैं कि बच्चा वह चीज़ को सीखता है और अनुकरण करता है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तीसरी अवस्था, जिसको कहते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था को अंग्रेजी में हम एडोलसेंस कहते हैं, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा। लैटिन भाषा का शब्द है, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा और एडोल्सियर से लिया गया यह शब्द ध्यान रखिएगा। और इसका अर्थ जो होता है वो परिपक्वता की ओर बढ़ना। ये तो 4 प्रश्न आपको इसी छोटी सी एक लाइन से ही मिल गया कि आपको बहुविकल्पी इस तरीके के बनते हैं। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण समय है किशोरावस्था। यह अवस्था 13 से 18 वर्ष तक मानी जाती है। 13 से 18 वर्ष तक मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। ये 13 से या 12 से आप 18 वर्ष कह सकते हैं, उचित दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको भी 2 भाग में हम बांट देते हैं। 12 से 15 जो बढ़ता है वो पूर्व किशोरा होता है, और 15 से 18 जो बढ़ता है, डिवाइड होता है, वो उत्तर होता है। किशोरावस्था को जीवन का बसंत काल भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इस अवस्था में बच्चों को तनाव तूफान की संवेग की अवस्था कहा गया है। इस अवस्था में बाल्यावस्था का से परिपक्वता की ओर बढ़ता है, बाल्यावस्था से अब आगे मैच्योर की लेवल भी बढ़ता है, और यह बच्चे का सबसे जटिल काल होता है। सही किशोर को नए ढंग से समायोजन करना पड़ता है फिर से। बाल अपराधों की संख्या भी इसी काल में बड़े बच्चे जो है चोर वगैरह हो जाते हैं या मार पिटाई के काम करने लगते हैं, तो बाल अपराध जो है वो इसी अवस्था में बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। ये परिवर्तन शरीर और मन दोनों को प्रभावित करता है, और कह सकते हैं कि TNJ ने कहा है कि यह विकास की सबसे जटिल अवस्था मानी गई। इस अवस्था में शारीरिक विकास भी बहुत तेज़ी से होता है। शारीरिक विकास भी इस अवस्थाओं में लड़कों में लड़कियों में कह सकते हैं काफ़ी बड़े तरीके से देखने को इस अवस्था में मिलता है। परिभाषाओं की अगर बात करते हैं तो बहुत फेमस परिभाषा स्टेनले हॉल की है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है। कैलपेट्रिक के अनुसार किशोरावस्था जन जीवन का सबसे कठिन काल है, कैलपेट्रिक ने कहा है। आगे बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न। रॉस के अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, जहाँ पर रिपीट होती हैं चीज़ें। ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन्स के अनुसार किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक ऐसा काल होता है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ तक वह समाप्त हो जाता है। तो ये अलग अलग अवस्थाएं बताई गई हैं। चलिए आइए फ्रेंड्स फिर आगे बढ़ते हैं। कुल्हन के अनुसार है, जर्शील के अनुसार किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का एक संक्रांति का काल होता है, क्योंकि दोनों के बीच में आता है। जर्सील के अनुसार किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से किस परिपक्वता की ओर बढ़ता है। कल कोई बच्चा कह रहा था कि मैम आवाज़ बीच में चेंज, तो डियर हाँ आवाज़ चेंज हो जाती, बोलती मैं ही हूँ, लेकिन इतनी बड़ी क्लास रिकॉर्ड करनी रहती है तो 40-40 मिनट 30-30 मिनट एक साथ करते हैं, फिर गैप देके फिर करते हैं, ठीक है, क्योंकि काम भी तो बीच में मुझे देखना पड़ता है ना, इस वजह से आवाज़ आपको चेंज लगती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। क्रो एंड क्रो साहब ने क्या कहा है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करते हैं। तो कुछ सारी तो नहीं आएंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको दिखा दी, आप उसमें से ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे बढ़िए। अब आपको यहाँ पर है बाल्यावस्था की ये चीज़, यहाँ पर कुछ चीज़ें बीच में हमें लगता है रिपीट हो गई थी, चलिए कोई बात नहीं, छोड़ते हैं आगे। आइए, मुझे लगता है कि कुछ सेक्शन बीच बीच में रिपीट हो गए, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते, क्योंकि हाँ ये यहाँ से मैं पढ़ना। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हेडर फुटर के फोल्डर में आके रिपीट हो जाती हैं कभी कभी। चलिए देखिए, टॉपिक है कि किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या करेंगे। जैसे सारे अवस्थाओं में शिक्षा का स्वरूप एक हो रहा है, तो इसमें भी तो होना चाहिए। तो शारीरिक विकास के लिए शिक्षा, आप इनको शारीरिक विकास के, किशोरावस्था में शरीर में अनेक क्रांतिकारी पर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, और उनको उचित शिक्षा प्रदान करके शरीर को सबल और सुडौल बनाने के लिए उत्तरदायी विद्यालय पर होता है। फिर आप उनको सिखाओ, बताओ, समझाओ, शारीरिक तरीके से डेवलपमेंट करने के लिए आप उनको अग्रसर करो, ठीक है। शारीरिक स्वास्थ्य को शिक्षा दो, विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम के बारे में बताओ, खेल कूद से उनको अवगत कराओ, तो ऐसे आयोजन करवाओ जिससे वो सीखे और आगे बढ़ें। मानसिक विकास के लिए शिक्षा देने के लिए किशोर की मानसिक शक्तियों का सर्वोत्तम और अधिकतम विकास करने के लिए शिक्षा का स्वरूप उनकी रुचि के अनुसार, उनके रुझान के अनुसार, दृष्टिकोण की और योग्यता के अनुरूप होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे आप कला में, विज्ञान में, साहित्य में, भूगोल में एक अलग स्थान देकर सिखा सकते हैं। संवेगात्मक विकास की अगर बात कर लेते हैं इसमें,
तो किशोर अनेक प्रकार के संवेग से संघर्ष करता रहता है। इन संवेगों में कुछ उत्तम होते हैं तो कुछ निकृष्ट टाइप के होते हैं। शिक्षा में इस प्रकार के विषय पाठ्यक्रम सामग्री को स्थान दिया जाना चाहिए जो निकृष्ट संवेग का दमन करते हैं और मार्गदर्शी कर उत्तम संवेग का विकास करें। मतलब आप जैसे पढ़ा रहे हो तो संवेग उनके ऊपर हावी ना हो, ठीक है। संवेग के बारे में बताओ, सिखाओ, ताकि शुरुआत है तो सीखेंगे। अभी अभी सारे संवेग के बारे में ना बताओ, 2-3 ही बताओ, ठीक है। तो यहाँ तक आपका पहला चैप्टर होता है समाप्त। पहले चैप्टर में जितनी चीज़ें आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी मैंने अभी तक की क्लास में आपको बता दी। अब हम आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को देखते हैं दूसरा। इनमें कुछ अवस्थाओं की बात है। अभी तक मैंने आपको एकदम स्लो आराम से, अब थोड़ा सा स्पीड को मैं तेज़ करूँगी, ठीक है। चलिए, दूसरी जो आपका जो टॉपिक है विभिन्न अवस्थाओं का शारीरिक विकास, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता है। शारीरिक विकास क्या होता है? मानव जीवन का आरंभ पृथ्वी के जन्म लेने से ही है, ठीक है। वर्तमान समय में गर्भधारण मानव जीवन का प्रारंभ माना जाता है। माँ अपने पेट में 9 महीने तक बच्चे को रखती है, ये परिपक्वता तक करती है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। भ्रूणावस्था में विकास देखने को मिलता है। शुक्राणु व डिंब के संयोग से गर्भ स्थापित होता है और भ्रूणावस्था में बालक का शारीरिक विकास 3 अवस्थाओं में जाकर विकास विकसित होकर पूर्ण होता है। एक होती है डिंबावस्था। डिंबावस्था के बारे में क्या है? इस अवस्था में पहले डिंब उत्पादन होता है और इस समय अंडे के आकार का विकास होता है। उत्पादन कोश में परिवर्तन होने लगते हैं, धीरे धीरे करके अंडा बड़ा होने लगता है और इस अवस्था में अनेक रासायनिक क्रियाएं भी, कुछ केमिकल्स की क्रियाएं भी होती हैं, ठीक है, गर्भ के अंदर ही, और इसमें कोश का फिर विभाजन होना प्रारंभ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी अवस्था आती है भ्रूणी अवस्था। इस अवस्था में डिंब का विकास प्राणी के रूप में होने लगता है। डिंब जो था वो अब प्राणी के रूप में चेंज हो रहा है। इस समय डिंब की थैली में पानी हो जाता है और उस पानी की थैली की संज्ञा दी जाती है, उसको पानी की थैली की संज्ञा कही जाती है। और इस झिल्ली प्राणी को गर्भावस्था में विकसित होने में सहायता है। उसमें एक झिल्ली बन जाती है, आवरण बन जाता है, फिर बच्चा उसी में रहता है और विकसित होने लगता है। जब 2 माह बीत जाते हैं तो सिर का निर्माण होता है। फिर पहले तो सिर बनता है बच्चे का, फिर उसकी नाक बनती, फिर मुंह बनता है, फिर धीरे करके सब कुछ बन जाता है। बाद में वो शरीर बन के हाथ पैर नाक कान सब बन जाता है, फिर वो पूरा विकसित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, फिर एक अवस्था आती है भ्रूणावस्था। गर्भावस्था के दूसरे माह से लेकर जन्म होने तक की जो अवस्था होती है भ्रूणावस्था होती है। वे कहते हैं कि तृतीय चंद्रमाह के अंत में भ्रूण अवस्था 3.5 इंच लंबा और 3.4 जो है ओस भारी हो जाता है। 2 माह के बाद 10 इंच लंबा, फिर 7 से 10 ओस भारी हो जाता है, 7/10 हो जाता है, 8 में अलग हो जाता है, 4 से 5 पाउंड हो जाता है और जब उसका जन्म होता है तो लगभग 7.5 पाउंड का वो समय रहता है। और विकास की इसी अवस्था में त्वचा और रंग भी आदि सब कुछ बन जाते हैं और बच्चा की धड़कन भी आसानी से सुनी जा सकती है। लोग स्टेथोस्कोप लगा के सुनते हैं ना, वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये 3 अवस्थाएं हैं। आप में से शायद ये अवस्थाओं के बारे में बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, लेकिन मैंने पढ़ाया था, तो देख लीजिए। लास्ट है, फुल एंड फाइनल रिवीजन है, तो हम कर रहे हैं, चीज़ों को देख लेंगे। शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसे है? तो शैशवावस्था का जीवन का महत्वपूर्ण अवस्था है। शिशु का शारीरिक विकास जन्म के पूर्व की अवस्था से ही प्रारंभ होता है। इस समय खान पान, रहन सहन, स्वास्थ्य एवं उसके संवेग पर संतुलन बनाए रखने का विशेष ध्यान। जन्म के समय शैशवावस्था में दो सोपान होते हैं। एक जन्म से 3 वर्ष होता है और 3 से 5 वर्ष होता है। एडलर महोदय ने कहा कि जन्म के कुछ महीने बाद ही निश्चित कर जीवन में उसका क्या स्थान, वो कहाँ पर रहेगा, क्या करेगा। तो इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो शिशु का भार। तो जन्म के समय बालक का भार बालिका से अधिक। लड़का जो पैदा होता है, तो सब उसको एक लड़का लड़की पैदा हुआ तो लड़के का भार ज़्यादा होगा लड़की से। नवजात शिशु का भार 6 से 8 के पाउंड के बीच में होता है। बालक का भार जो है वो 7.15 होगा या 7 होगा, या लड़की का भार जो है वो 7.13 होगा। लड़की का भार लड़के से कम होता है, लेकिन बाद में लड़की का भार ज़्यादा हो जाता है। शिशु का आकार की बात करो, जन्म के समय शिशु की लंबाई 20 इंच होती है। लड़की की 1/2 इंच अधिक तक लंबे होते हैं और प्रथम वर्ष में शिशु की लंबाई लगभग 27-28 इंच होती है। दूसरे वर्ष में 31 से 33 होती है और 6 वर्ष में 30-40 से 44-45 इंच लंबा हो जाता है। आगे बढ़िए, शैशवावस्था शिशु की मांसपेशियों के बारे में है। तो शिशु की मांसपेशियों का भार उसके शरीर के भार का 23% होता है। धीरे धीरे बढ़ता जाता है, उसकी भुजाओं का विकास होता है और प्रथम 2 वर्ष में भुजा 2 गुनी और टांगे जो होती हैं 1.5 गुनी जो हो जाती हैं। 6 वर्ष की आयु तक उसकी मांसपेशियों में लचीलापन आ जाता है और मांसपेशियों का भार भी धीरे धीरे समय के अनुसार बढ़ने लगता है। आगे बढ़िए, यहाँ तक देखते हैं, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलिए शैशव शिशुओं की हड्डी देख लेते हैं। तो कहते हैं कि नवजात शिशु की हड्डियां छोटी, कोमल और लचीली होती हैं और यह हड्डियों की संख्या 270 होती है, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिज पदार्थों की सहायता से मजबूत होती है। बच्चा आगे चलता खाता पीता रहता है तो मजबूत हो जाती है।
शैशवावस्था में दांत की बात कर लेते हैं तो जन्म के समय शिशु के दांत तो होते नहीं हैं, लगभग 7वें 8वें माह में दांत निकलना शुरू होते हैं, वो भी दूध के दांत होते हैं। पहले 20 निकलते फिर बाद में करके 4 5 बड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक है। सिर और मस्तिष्क की अगर हम बात करते हैं तो नवजात शिशु का सिर शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। जन्म के समय सिर की लंबाई उसकी लगभग 1/4 होती है और प्रथम 2 वर्ष में तेजी से भी बढ़ जाता है। मस्तिष्क का अगर भार की बात करो तो 350 ग्राम का होता है जन्म के समय, लेकिन जब 6 वर्ष का लड़का हो जाता है, लड़की हो जाती है, तो 1250 ग्राम लगभग या 1400 ग्राम ऐसे कह सकते हैं कि भार हो जाता है। 1200 ग्राम मेनली आपको ऑप्शंस मिलेगा। और ये शरीर में जो ये इंच, बाल, सर, गर्दन, हड्डी, मसल्स, ये सब जितना भी है, इनका प्रश्न आपको वस्तुनिष्ठ में बनेगा, इस बात से अवगत रहिएगा। ठीक है। प्रश्न आपको इन सारे टॉपिक से बनते हैं, इसीलिए आपको क्लियर बताया जा रहा है कि इस चीज़ को ध्यान में रखो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे कर रहे हो, तो भार का देख लो। सारे अवस्थाओं में भार, लंबाई, मसल सब कुछ है। ये क्लास काफ़ी लंबी बनेगी क्योंकि मैं आराम से कर रही हूँ। ठीक है। तो मैं आराम से चल रही हूँ ताकि आपको हर चीज़ करवा दिया है। रीज़न क्या है कि थोड़ा सा चोट भी लग गई है पैर में मेरे, इस वजह से वो कैपेसिटी इस बार मेरी बन नहीं पाई, लेकिन फिर भी प्रयास कर रही हूँ। ठीक है। तो आराम से करूँगी, तो आराम से आप लोग पूरा एंड तक देखो। भार की बात कर लो अगर तो क्या है कि इस अवस्था में बालक के भार में पर्याप्त वृद्धि होती है। 9 से 10 वर्ष के बालक का जो भार है बालिका के भार से अधिक होता है और बालिकाओं का भार फिर अधिक होना प्रारंभ। मेनली जो प्रश्न बनेगा दोस्तों ना, वो शैशवावस्था में जो इंच और सबको लंबाई वगैरह जो कुछ बताया मैंने, वो उसमें ज़्यादा आता है और अवस्थाओं का कम आता है। ये रियलिटी है, पढ़ के देख लेना, पेपर दे के देख लेना, नहीं आएगा। लंबाई की बात कर लो तो 2 से 3 इंच और बढ़ जाती है। हड्डी की बात कर लो तो 4 5 वर्षों में हड्डी की संख्या भाई ज़्यादा ज़्यादा बड़ा होगा तो बढ़ेगी हर चीज़ ना। दांत की बात कर लो तो 12 से 13 वर्ष में दांत निकल जो रहते हैं वो टूट जाते हैं, बाद में परमानेंट निकल जाते हैं, एक एक दांत, दो दो दांत करके। आगे बढ़िए इसी के साथ। चलिए, किशोरावस्था में कैसे हो रहा है, तो किशोरावस्था में जो लंबाई वगैरह होती है बहुत तेज़ी से बढ़ती है। बालक की लंबाई 18 वर्ष की आयु तक लगभग है, अब तो 21 वर्ष तक बढ़ने लगी है। लड़कियों की लंबाई 18 वर्ष तक बढ़ती है। बालिकाओं बालकों का जो भार है बालिकाओं से अधिक हो जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद सर और मस्तिष्क की बात कर लो। सर और मस्तिष्क का विकास लगभग 15 से 16 वर्ष तक की आयु लगभग पूर्ण हो जाता है और 1200 से 1400 ग्राम आपके बीच में इनका जो भार है वो देखने को मिलता है किशोरावस्था में, क्योंकि किशोरावस्था में फिर बड़ा हो जाता है बच्चा। आगे बढ़ो। हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, कुछ छोटी हैं तो कुछ एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। अन्य अंगों का आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, स्वर्णेंद्रियां, कामेंद्रियां, जो जितनी भी इंद्रियां होती हैं सारी विकसित हो जाती हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। आपको प्रश्न बनेगा कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक बताओ। तो शारीरिक विकास को वातावरण बड़ा प्रभावित करता है। कैसे? शारीरिक विकास पर वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि बालक आसपास के वातावरण को स्वच्छ और रोचक नहीं रखेगा तो शारीरिक विकास में बाधा आएगी। गंदे हैं, कस्बे में रहना, गंदी जगह, बीमार पड़ेंगे। गंदा पानी कहीं कलेक्ट हो रहा है तो बीमार पड़ेंगे। नाली वगैरह खुली है तो बदबू आ रही, गंदगी बढ़ रही है, सांस ले रहे भाई गंदा सूंघ रहे कर रहे हो तो भाई गंदगी तो होगी ना। तो वातावरण स्वच्छ होना चाहिए, पढ़ने के लिए भी, शरीर के लिए भी। दूसरा वंशानुक्रम है। बालक के शारीरिक विकास का वंशानुक्रम में बड़ा अधिक प्रभाव पड़ता है। मम्मी पापा का स्वास्थ्य अच्छा हो, हष्ट पुष्ट हो, तंदुरुस्त हो, विकलांग ना हो, मानसिक मंदता ना हो तो बच्चा भी स्वस्थ रहता है। कभी कभी अपवाद स्वरूप खराब भी निकल जाता है। सही गुणवत्ता भोजन, सही से खान पीन रखो, पौष्टिक आहार का इस्तेमाल करो जिसमें प्रोटीन लो, विटामिन लो और आयरन लो। हरी सब्जियां खाओ, अच्छी चीज़ें खाओ, फल फूल खाओ, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाओ, तो ये जूस पियो, पानी पियो, तो सब चीज़ें सही रहती हैं। अब अगर बात करते हैं शैशवावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है और क्या होता है। मानसिक विकास की बात कर लो तो जन्म के समय शिशु बहुत असहाय रहता है। ठीक है। उसको कुछ भी पता नहीं रहता है, कोई चीज़ बहुत मानसिक कोई डेवलपमेंट नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है उसकी मानसिक विविधता बढ़ती है। वंशानुक्रम, वातावरण दोनों बहुत प्रभावित करते हैं। अब देखो, मानसिक विकास के पक्ष क्या क्या होते हैं, तो संवेदना मानसिक विकास में आएगी बात कर, कल्पना, चिंता, ये शारीरिक से नहीं मेल खाएगी, मैं इसीलिए मानसिक विकास के पक्ष हेडिंग लिखी हुई है। समझो इस बात को। संवेदना, कल्पना, चिंतन, निर्णय, बुद्धि, स्मरण, इन सब चीज़ों को ध्यान रखो जो आपको यहाँ पर समझना होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर निरीक्षण है, प्रत्यक्षीकरण है, ध्यान है, तर्क है, भाषा है, रुचि है, सीखना, ये सब क्या है, सब मानसिक विकास में आ जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को, समझ में आई बात। अब देखते हैं कुछ चीज़ें और क्या हैं। जन्म के साथ साथ शिशु में कुछ क्रियाएं स्वतः प्रदर्शित होती हैं। छींकता है, हिचकी लेता है, चूसता है, कुछ भी खाता है, मुंह में डालता है, हाथ पैर हिलाता है, रोता है, चिल्लाता है, देखता रहता है। तो मानसिक विकास ज्ञानेंद्रिय पर भी निर्भर करती है। मानसिक विकास को वस्तु का आधार मानकर विकसित करता है, सिखाता है। शरीर के अंगों का सही उपयोग करना भी सिखाता है। प्रतिभा को लोग धारण करते हैं, छोटे बच्चे सब कुछ करते हैं। अपना बचपन बाल विकास पढ़ते पढ़ते याद आ जाता है।
चलिए फिलहाल देखते हैं बाल्यावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है। बाल्यावस्था में मानसिक विकास बड़ी तीव्र गति से होता है। सहज प्रवृत्तियाँ और मूल प्रवृत्तियाँ उसके सीखने में सहयोग करती हैं, वो सीखता रहता है। जिज्ञासा उसकी शांत होती रहती है, उचित निर्णय लेता है, रुचि चिंतन समस्या का समाधान उसको मिलता रहता है, तो उसका डेवलपमेंट होता रहता है। क्रो ने लिखा कि बालक 6 वर्ष का हो जाता है, उसकी मानसिक शक्तियाँ और योग्यता का पूर्ण विकास भी हो जाता है। जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है और बाल्यावस्था में है, तो वो चीज़ें उसकी शांत हो जाती है और धीरे धीरे करके वो सीखता रहता है। बाल्यावस्था के प्रारंभिक वर्ष में बालक मातृभाषा और स्वर और व्यंजन की गिनती का अधिकार पकड़ बाल्यावस्था में जब बच्चा आता है 6 के बाद, तो वो गिनती उनती सीख जाता है ना, खा 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 बोलने लगता है। अपने शरीर के अंगों को आँख नाक कान कहाँ है क्या है, ऐसे मेरा भतीजा है, उसको बोलो कि आँख कहाँ है, तो अपनी आँख बताने के बजाय आपकी आँख में उंगली डाल के बताएगा। ठीक है, बच्चा है। बाल विकास वो लोग बहुत सा सीख सकते हैं जिनके घर में खुद के बच्चे हैं, मतलब घर में बच्चा है, खुद का हो किसी का भी हो, अगर है छोटा, तो बाल विकास अगर पढ़ रहे हैं उस दौरान तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। दैनिक प्रयोग में समस्याओं के समाधान में बहुत हेल्प मिलती है। बालक रटन और ग्रहण शक्ति तीव्र होती रहती है, छोटी छोटी पंक्ति को दोहराता है, कहानी को सुनता है, उसको अच्छा लगता है, ये सारी चीज़ें सीखता रहता है। किशोरावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है। बालक में प्रमुख अवस्थाओं का विकास किशोरावस्था के मानसिक विकास के निम्न पॉइंट्स है। जैसे बुद्धि में स्थिरता, बुद्धि जो होती है वो स्थिर होने लगती है। ठीक है, बुद्धि में स्थिरता आने लगती है इस अवस्था में। बच्चा जो कुछ भी सीखता है उसको ग्रहण करता है, बुद्धि में प्रखरता होती है। विकास फिर संभव हो जाता है क्योंकि बुद्धि जो होती है वो जन्मजात होती है। फिर बुद्धि के बारे में पहले नहीं बताया जाता, बाद में बताया जाता है, अरे बुद्धि नहीं है, अरे बुद्धि नहीं है, तो वो सीखता है, स्थिर आती है बुद्धि, जो फिर जो सीखता है उसको ग्रहण करने लगता है। मानसिक शक्ति बढ़ने लगती है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, ध्यान, स्मृति, कल्पना, इन सब चीज़ों का विकास होने लगता है। स्वाभाविकता में बात कर लेते हैं। इस आयु में चिंतन और नवीनता भी प्रारंभ चिंतन भी करने लगते हैं। समाज के जो रूढ़िवादी हैं उनको रीति रिवाज, परंपरा, अंधविश्वास का विरोध भी बहुत करते हैं। नए नए तरीके से सोचते हैं, नई दिशा में कार्य करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बालक का संवेगात्मक विकास, ये नया टॉपिक है। बालक का संवेगात्मक इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, आइए चलते हैं आगे। यहाँ तक की बात ये समझ में आई, सब कुछ पढ़ाया है, सब कुछ बताया है। अगर क्लास पसंद आ रही, जेन्युइनली दिल से पसंद आ रही है, तो जिन्होंने अभी तक नहीं लाइक किया फटाफट लाइक करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि आपके छोटे छोटे समूह, कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है, तो आपके छोटे छोटे वो चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं और काफ़ी खुशी मिलती है कि चलो हाँ मैंने कुछ किया, बच्चों की हेल्प हुई। चलिए आगे। संवेगात्मक विकास के बारे में क्या है। अंग्रेजी के इमोशन शब्द से बना है, पहला प्रश्न। लैटिन भाषा का दूसरा प्रश्न, किस शब्द इमोवेयर से बना है, तीसरा। अर्थ क्या है, स्टेयर अप, टू एग्रीगेट। ठीक है, उत्तेजित होना, मीनिंग। तो ये वाली जो पैरा चीज़ें रहती हैं चीज़ें ना, इनसे बहुविकल्प भी बहुत बनते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आइए जानते हैं, देखते हैं इसमें और क्या चीज़ें हैं। संवेगात्मक विकास मानव जीवन के विकास की उन्नति के लिए अपना विशेष महत्व रखता है। हर चीज़ का अपना महत्व है। मानव जीवन में संपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। जी हाँ, बहुत प्रभावित करता है। संवेगात्मक विकास सही न होने पर व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व विघटित, मतलब दिक्कत होती है, समझ नहीं पाता है, समावेशन नहीं कर पाता है क्या सही, एक अच्छी सीख नहीं मिल पाती है। तो संवेग का सही प्रकाशन करना ही संवेगात्मक विकास कहलाता है। कुछ परिभाषाएं हैं, तो बेरान बर्न के अनुसार है, संवेग से तात्पर्य एक ऐसी आत्म भावना की अवस्था से होता है जो कुछ शारीरिक उत्तेजना पैदा होती है, फिर कुछ खास व्यवहार प्रदर्शित बच्चे या बिल्कुल वयस्क जो भी है वो भी करते हैं। आगे बढ़िए। पॉइंट है, बालक के इन विकासों को प्रभावित करने वाले कारक। तो जीवन में संवेग की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और व्यक्ति के व्यक्तित्व में सामाजिक विकास में संवेग का योगदान भी बहुत होता है। संवेग के विकास में संदर्भ में दो मत बहुत विख्यात हैं, वह क्या क्या हैं। तो संवेग जन्मजात होते हैं। ठीक है, जन्मजात में इस मत को मानने में है कि वेकेर और हेलिंगर्ट ने कहा है कि हेलिंगर्ट का मानना है कि प्राथमिक संवेग जन्मजात होते हैं। वॉटसन ने बताया कि जन्म के से बच्चों में 3 पाए जाते हैं, भय, संवेग, क्रोध और प्रेम। ठीक है, फॉल। संवेग अर्जित भी किए जाते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि विकास और वृद्धि की प्रक्रिया के दौरान जो ये संवेग है ये अर्जित होते हैं, इनका कोई निश्चित रूप तो नहीं होता, और ये समय के साथ इनकी अनुभूति होती जाती है और लोग और बच्चे सीखते जाते हैं। संवेग स्वास्थ्य, अब देखो शैशवावस्था में संवेग कैसे हो रहा है इसके बारे में। तो पहला है कि 1 महीने का जब बच्चा होता है महापीड़ा रहती है, तो आनंद, ये जन्म के समय उत्तेजना होती है। 1 महीने में आनंद का संवेग रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद 3 महीने में क्रोध जानता है, क्रोध क्या होता है। 4 महीने में परेशानी उसको लगती है, 5 महीने में उसको भय पता चलता है, 10 महीने में उसको प्रेम पता चलता है और 15 महीने में ईर्ष्या पता चलती है। तो ये अलग अलग समय के अनुसार उसको अनुभव होता जाता है। 24 महीने में प्रसन्नता रहती है।
बालक बाल्यावस्था में कैसे होता है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि वे पहला है कि इस अवस्था में संवेग में स्थायित्व आने लगता है, संवेग फिर स्थिर होने लगता है, समाज के नियम और संवेग जो है उनके साथ एडजस्टमेंट करना सीख जाता है, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, प्रतिस्पर्धा की भावना भी करना प्रारंभ करता है। किशोरावस्था में क्या होता है, संवेग परिपक्व हो जाते हैं, चेतना और जागरूक होते हैं, वे समय समय पर क्रोध, ईर्ष्या को व्यक्त करते, खुलकर प्रयोग करते हैं और संवेगों की जो तीव्रता है वो भी कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी पाई जाती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आइए जानते हैं नया टॉपिक है, सामाजिक विकास का अर्थ क्या है। संवेग का जो था, संवेग की जो अवस्थाओं में विकास हो रहा सब कुछ हमने देखा। सामाजिक विकास की बात करते हैं तो सामाजिक विकास की अवधारणा एक प्राचीन धारणा है। समाज में होने वाले बहुत सारे परिवर्तन सामाजिक विकास की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। समाज में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक विकास की संज्ञा प्रदान की करते हैं। सार्थक और सकारात्मक परिणाम निकलते हैं इनसे। सामाजिक विकास की प्रक्रिया में समाज के सदस्यों को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। आगे बढ़िए, परिभाषाओं की बात करते हैं तो सोरेनसन साहब ने बोला कि सामाजिक वृद्धि और विकास से तात्पर्य अपने साथ और दूसरों के साथ भली भांति चलने की बढ़ती हुई योग्यता है। ठीक है। हरलॉक मैडम ने बोला कि सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता सीखने से होता है। शैशवावस्था में कैसे होता है यह जानते हैं। क्रो एंड क्रो ने कहा कि जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक प्राणी होता है, ना ही असामाजिक। वह स्थिति में अधिक समय तक नहीं रह पाता है, वह सीखता रहता है, बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। हरलॉक वाइडर ने बहुत सारी बातों को व्यक्त किया है, जैसे कुछ बातों की अगर बात करते हैं तो पहले माह में ध्वनि में अंतर समझना। ठीक है, ध्वनि में अंतर समझना बच्चा प्रारंभ कर देता है। दूसरे माह में मानव ध्वनि पहचानना, मुस्कुराहट करना, मुस्कुराना, स्वागत करना। तीसरे महीने माता पिता के लिए प्रसन्नता का अभाव, दुख व्यक्त करना, परिवार के सदस्य को पहचानता है। चौथे महीने, पाँचवें महीने वो गुस्से और प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है। छठे महीने में प्यार और अनजान लोगों के से भयभीत होता है। सातवें में अनुकरण करता है। नौवें में हाव भाव प्रकट करता है। 10वें में खेलता कूदता है, नकारात्मक विकास भी होने लगता है। दूसरे वर्ष में अलग कार्य होने लगते हैं। तो ऐसे बहुत सारे समय के अनुसार परिवर्तन होते हैं बच्चों में। अब बाल्यावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है, तो इस अवस्था में बालक और बालिकाओं में सामाजिक जागरूकता बढ़ती है, चेतना और समाज के प्रति रुझान विशेष मात्रा में प्राप्त होते हैं। उनका सामाजिक क्षेत्र व्यापक और विकसित होने लगता है। विद्यालय के पर्यावरण से अनुकूलन करते हैं, नए मित्र बनाते हैं, सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं, आदि कुछ सीखते हैं। आत्मनिर्भरता आती है। बाल्यावस्था से बच्चे स्वयं को स्वतंत्र परिवार से छोड़कर बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, क्रियाएं करते हैं, निर्णय लेते हैं। वास्तविकता है तो अपनी आयु वर्ग के हिसाब से प्रसन्न होते हैं, छोटे कार्यों को खेलते हैं और ना बड़े क्रियाओं में रुचि रखते हैं, मतलब अपने में व्यस्त रहते हैं और अपने सेल्फ में काम करते हैं और छोटे बच्चों के साथ या अपने ग्रुप के साथ ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं। समूह प्रवृत्ति की बात कर लो तो इस अवस्था में बालक में इतने क्रियाशील और सक्रिय होते हैं कि वो अपनी अवस्था के बालकों के समूह बना लेते हैं और सेवा, संस्कृति और भी जो भी चीज़ें होती है जो उनको पसंद होता है वो उसके हिसाब से खुद में खेलना का प्रयास वो ज़्यादा करते हैं। आगे बढ़िए, किशोरावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है, तो इस अवस्था में समूह की भावना, आस्था, त्याग का व्यापक रूप सामने निकल कर देखने को मिलता है। किशोर किशोरी क्रियाकलाप करते हैं, समुदाय के साथ खेलते हैं, विकसित होते हैं। आप ऐसी ऐसी बातें इसमें लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। सारी चीज़ें नहीं आएंगी, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें, वाइब नोट्स तो है, बड़ी है, अब इतना थोड़ी पूरा क्लियर करना है हम लोगों को। जो इंपॉर्टेंट आएगा वो रिवीजन करेंगे क्योंकि ये चैप्टर बाल विकास बहुत बड़ा कोर्स है, इसलिए हमको इसको 1-1.5 घंटे में कवर करना है। तो जितने महत्वपूर्ण हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। सामाजिक विकास के घटक क्या क्या होते हैं। सामाजिक विकास के घटक बताइए तो परिवार, विद्यालय, पास पड़ोस, संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा, ये सारे घटक है, बहुविकल्पी में आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं बालक का जो नैतिक विकास है। शैशवावस्था में नैतिक विकास क्या होता है, उचित अनुचित का ज्ञान न होना। शैशवावस्था में जब बच्चा होता है, छोटा होता है, उसको क्या सही है क्या गलत है कुछ भी पता नहीं होता है, तो ज्ञान नहीं होता, पहचान नहीं पाता ना, उसको मालूम ही नहीं होता है, उसको उतना बोध ही नहीं होता है शैशवावस्था में। समान नियमों का ज्ञान, इस अवस्था में समान नियमों का ज्ञान भी नहीं होता है, कुछ भी उसको जो देख सामान्य सी बातें हैं शैशवावस्था में वो भी उसको नहीं आती हैं। अहम के भाव की प्रबलता लेकिन हो जाती है। ठीक है, क्योंकि बालक अपनी वस्तु को किसी और कार्य को नहीं देता, किसी और को नहीं देता, जिद करना प्रारंभ कर देता है, तो ये सारी चीज़ें आपको अहम की जो भावना है वो तो देखने को मिलती ही मिलती है। बाल्यावस्था में क्या होता है, हम की भावना आ जाती है। पहले अहम था, शैशवावस्था के बाद बालक जो है हम की भावना, ये हमारा है, हमको चाहिए, हम करने लगता है। सही गलत में अंतर करना थोड़ा थोड़ा सीख जाता है। जब वो बाल्यावस्था में आता है तो क्या सही है क्या गलत है वो करना, वो फ़र्क समझना धीरे धीरे शुरुआत करता है।
आदर्श व्यक्तित्व का चुनाव भी इसी अवस्था में होता है। बाल्यावस्था में बालक सोचता है कि वह एक आदर्श व्यक्तित्व धारण करे और अपने चारों ओर लोगों को अच्छी तरह से बातें सीखता है, उनसे बातें करता है, सोचता है, बहुत कुछ करने का प्रयास करता है। अगर बात कर लो किशोरावस्था में, तो समायोजन का अभाव रहता है, समायोजन नहीं कर पाता। किशोरावस्था में जब बच्चा पहली बार जाता है तो हर चीज़ के साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, खुद को समायोजित नहीं कर पाता, धीरे धीरे सीखता है। ठीक है। मानव धर्म का महत्व है। बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में धर्म की भावना बालक में प्रबल हो जाती है और मानव धर्म पर जोर भी देता है। फिर धर्म के प्रति पूजा पाठ पद्धति में भी थोड़ा सा ध्यान रखने लगता है। सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण भी करता है, धर्म से जुड़ाव रखता है। कुछ कुछ रखते हैं, कुछ कुछ नहीं रखते हैं, सबकी अपनी प्रवृत्ति अलग अलग होती है। चलिए बात कर लेते हैं शैशवावस्था में भाषा का विकास कैसे होता है। तो जन्म के समय शिशु तो रोता रहता है, ठीक है, कुछ नहीं करता। पहली भाषा उसकी वही होती है, ना तो उसको स्वर पता होता है, ना ही उसको व्यंजन पता होता है, सिर्फ रोना मालूम होता है। बाल्यावस्था में जब आता है तो लड़कियों की भाषा का विकास लड़कियों की अपेक्षा लड़कियां भाषा का विकास जल्दी होता है। ठीक है भाई, क्या ही बुराई है, लड़कियां अगर बोलती है तो क्या बुराई है। ठीक है, बल्कि गलत ना बोलो, बस किसी को बुरा ना लगे, ठीक है। भगवान ने मुंह दिया, ना बोले तो क्या उससे बेटर रहेंगे होंगे, ऐसा नहीं है, ये मैं एग्री नहीं करती। हाँ ये है कि भाई देखो, हर चीज़ में अपवाद है, सिंपल सी बात है, हर चीज़ में अपवाद है। जितनी कितनी अच्छी चीज़ें हैं तो हर चीज़ में अपवाद है। तो लड़कियां हैं तो कुछ लड़कियां अपवाद इसमें भी है, सिंपल सी बात है। तो ध्यान रखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ चीज़ों को सामाजिक स्तर से जोड़ के देखा करो। फिर उसके बाद क्या है, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के वाक्य में शब्द भंडार अधिक होते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल है, ना बोले तब भी नहीं चलता है, बोले तब भी नहीं चलता है। तीसरा पॉइंट क्या है, अपनी बात को ढंग से प्रस्तुत करने में लड़कियां अधिक कुशल होती है। जी हाँ, उनको बात करने का लहजा उनका अच्छा होता है, सलीके से बात करती हैं, जो ढंग के परिवार से बिलोंग करती है, जिनके संस्कार अच्छे हैं, जिनकी संस्कृति अच्छी है, अच्छे तरीके से सीखती हैं, समझती हैं, नेतृत्व में रहती हैं माँ बाप के, तो वो अच्छे तरीके से बिहेव करती हैं कि हाँ ये मुझे क्या उचित है, क्या उचित, हर चीज़ का ज्ञान। और लड़कों को भी होता है, लड़कों की परवरिश का भी वही सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है। चलिए, किशोरावस्था में भाषा का विकास कैसे होता है। किशोरावस्था में अनेक शारीरिक परिवर्तन है जो संवेग उत्पन्न करते हैं। भाषा का विकास उनसे प्रभावित होता है। किशोरों में साहित्य पढ़ने की रुचि अधिक होती है, उन्हें कल्पना शक्ति का विकास होता है। कवि, कहानीकार, चित्रकार, रचनाकार, कविता, इनके माध्यम से अपनी भावनाओं को अव्यक्त करने का प्रयास करते हैं। किशोरावस्था में लिखे गए प्रेम पत्रों की भाषा में भावुकता होती है, सौंदर्य होता है, शब्दों का भी काफ़ी विकास होता है। आगे बढ़ो। तो अब भाषा का विकास, सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास, नैतिक विकास, सारा 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 विकास मैंने आपको 2 चैप्टर में कवर करवा दिया। ठीक है, तो आप में विकास हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ होगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं 3rd चैप्टर की तरफ। जिन्होंने इतनी बढ़िया और नॉर्मल एकदम प्रॉपर तरीके से, कुछ क्लासेस जैसे साइंस की क्लास थोड़ा तेज़ हुई स्पीड में, मैं जान रही हूँ रीज़न क्या था कि भी टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा था कि मैं कैसे मेहनत तक खटपट। आज थोड़ा सा ठीक है, मौसम चेंज है, ठंडा है, काम बंद है आज, इस वजह से आराम से फिर भी थोड़ी शांति से मैं बना रही हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 3rd चैप्टर की चलते हैं, शुरुआत करते हैं। आज तो बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत अच्छी बात है, बस वाईफाई का इशू ना हो रहा है, यही एक डर है मुझे। फिलहाल कोशिश रहेगी कि कर लें। 3rd चैप्टर, चलिए बुद्धि के बारे में जानते हैं। बुद्धि का सिद्धांत क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को, सारी बातें A to Z। चलिए फ्रेंड्स, फिर फटाफट करेंगे, थोड़ा तेज़ ही बढ़ने का प्रयास करेंगे अब, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा फिर वीडियो। बुद्धि का अर्थ क्या है। इस बुद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः प्रज्ञा, प्रतिभा, ज्ञान और समाज के इत्यादि के अर्थों में किया जाता है। यह वह शक्ति होती है जो हमें समस्याओं का समाधान करने के लिए उद्देश्य प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। बुद्धि के संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों में मतभेद फिर भी है, और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है किसी व्यक्तित्व का मुख्य निर्धारक बुद्धि है, क्योंकि व्यक्ति की योग्यता का पता चलता है। व्यक्ति की जन्मजात शक्ति कहा जाता है इसको। बुद्धि की परिभाषा टर्मन के अनुसार बहुत अच्छी है, टर्मन वाली बहुत आती है। बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की एक योग्यता है। हम अमूर्त विचार सोचते हैं जो हमारे सामने वास्तविकता नहीं है, उनके बारे में। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, जो कि बहुत आता है। वुडरो के अनुसार बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, ध्यान रखिएगा। रॉस के अनुसार नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है, ध्यान रखिएगा। मन के अनुसार नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क में नवीनतम बुद्धि है। ये सारे जो परिभाषाएं हैं जो मैंने टेट के दौरान अपनी नोट्स लिख के रखा है, ये वहाँ से लिख के इसमें डाला, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो भी बच्चा ये नोट्स वगैरह ले रहा था, जो ले के रख लिए हैं, कर लिए हैं, उनको वो टेट में काम आए। क्योंकि टेट के अनुभव से मैंने इस परिभाषा को डाला है। डीलेट में कुछ कुछ परिभाषा मैंने नहीं बताई, रीज़न क्या था कि डीलेट में नहीं आते हैं लेकिन टेट में आते हैं। तो नोट्स जो बच्चा पैसे लगा के ले रहा है उसके पास ये प्रॉफिट होना चाहिए ना। हमको नहीं मिला था, हम परेशान हुए थे, लिख लिख के रखे थे, तो वो चीज़ मैंने फिर यहाँ पर डाली हुई है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारी नहीं आएंगी लेकिन टेट के दौरान आएंगी। वर्ड के अनुसार बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, क्षमता, समझने, तर्क करने की योग्यता होती है। आगे बढ़िए।
बुद्धि के सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, इनके बारे में जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे एक कारक सिद्धांत। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया, अल्फ्रेड बीने ने। इस सिद्धांत का समर्थन इसको आगे करने के लिए टर्मन और स्टर्न ने भी काफ़ी सहयोग दिया। ठीक है, तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक के नाम बीने का, टर्मन का, स्टर्न के नाम से भी माने जाते हैं। इस मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बुद्धि को एक शक्ति या एक कारक के रूप में भी माना गया है इस सिद्धांत के अनुसार। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है, प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया है। इन्होंने बोला कि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि दो कारक, एक प्रथम सामान्य होता है और एक विशिष्ट होता है। सामान्य का मतलब है कि जो सामान्य सब में पाया जाता है, विशिष्ट का मतलब है जो किसी स्पेशल में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। बहुकारक सिद्धांत के कौन दिया है, तो इसके समर्थक थॉर्नडाइक थे। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कई तत्वों का समूह होती है, ढेर सारे तत्वों को मिलाकर बनती है और बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं होती है सामान्य बुद्धि में, ऐसा कहा है। ठीक है, सबका अलग अलग मतभेद है, आप उसमें मत पढ़ो, अपना सिर्फ काम करो। बुद्धि का त्रिआयाम सिद्धांत क्या है, तो किसने दिया है, तो जेपी गिलफोर्ड ने दिया है। ये टाइम ड्यूरेशन अलग अलग लोगों ने सहयोग करके बताया था। बुद्धि की संरचना की व्याख्या को प्रस्तुत किया है। गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना के सिद्धांत का त्रिविमीय बौद्धिक मॉडल भी प्रस्तुत किया है, कहलाता है। उन्होंने बुद्धि के उन कारकों को 3 श्रेणी में डिवाइड कर दिया था। 3 में जो बांटा गया है, 3 डायमेंशन में बांटा गया है, वो ये है। विषय वस्तु एक है, कंटेंट जिसको कहते हैं, संक्रिया ऑपरेशन जिसको कहते हैं, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट कहते हैं। तो वो 3 श्रेणी, 3 डायमेंशन की जो चीज़ें गिलफोर्ड ने बांटी है वो ये है। तो मैं बता देती हूँ, जिन्हें नहीं पता है तो आज देख लें और समझ लें। यहाँ पर बुद्धि की विशेषताएं क्या होती हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति होती है, परिभाषा, विशेषताएं सब कुछ कुछ मिलती रहती हैं। बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन करने की योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि व्यक्ति के विभिन्न बातों को सीखने में सहायता करती है, गत अनुभवों का लाभ उठाने में मदद करती है। और क्या है, बुद्धि व्यक्तित्व के भले बुरे, सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक में अंतर करना प्रदान करती है। तो ये 5-6 पॉइंट्स हैं जो आपको बुद्धि के बारे में विशेषताओं में ध्यान रखने हैं। आपको स्क्रीनशॉट ले लो, जो उचित लगे लिख लो, नहीं आता है तो ठीक है, याद कर लो, वक्त है अभी भी। बुद्धि के प्रकार की बात करते हैं तो गैरेट के अनुसार बुद्धि के प्रकार में मूर्त बुद्धि पहले बटी हुई, गैरेट ने बांटा इसको। इन्होंने कहा कि इसे हम गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। इसका संबंध यंत्र मशीनों से होता है, जैसे कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर, औद्योगिक कार्यकर्ता आदि। अमूर्त बुद्धि क्या होती है, इसका संबंध पुस्तक के ज्ञान से होता है, जिसमें बुद्धि होती है, और ज्ञानार्जन विशेष रूप जैसे वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, चित्रकार, साहित्यकार इत्यादि। सामाजिक बुद्धि क्या होती है, इस बुद्धि में संबंध व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों से होता है। इसके अंतर्गत आने वाले व्यक्ति से मिलनसार सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं और मानव संबंध बड़ा परिपूर्ण होता है, जैसे व्यवसायी, कूटनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक, ये सारे। आगे बढ़िए। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के प्रकार का विभाजन किया है। ठीक है, जैसे इन्होंने बांटा अमूर्त बुद्धि, शब्द, प्रतीक, समस्या समाधान आदि के रूप में अमूर्त बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। ठीक। सामाजिक बुद्धि समाज में समायोजन करने के लिए किया जाता है। यांत्रिक बुद्धि यंत्रों का भौतिक वस्तुओं का परिचालन करने के लिए किया जाता है। तो ये 3 प्रकार हैं जो टर्मन ने, गैरेट ने अलग अलग बांटे हैं। आगे बढ़िए। बुद्धि परीक्षण भी कुछ चीज़ें हैं। बुद्धि परीक्षण क्या होता है, तो बुद्धि परीक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषता का पता लगाया जाता है। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। प्रश्न फिलहाल तो सभी अच्छे हैं, वैसा कह ही नहीं सकते कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन एक अनुमान रहता है कि हाँ ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। आगे बढ़िए। जैसे अल्फ्रेड बीने ने 1905 में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। कब किया था, अल्फ्रेड बीने ने किया था, 1905 में किया था। इसके बाद बुद्धि को मापने के लिए अनेक परीक्षण बनाए गए हैं। बुद्धि के अलग अलग क्रम आज भी पूरे विश्व में चल रहे हैं। जैसे प्रशासन का क्रियान्वयन करने के बेसिस पे अगर कहते हैं तो व्यक्तिक बुद्धि होता है, सामूहिक बुद्धि होता है। ठीक है, और विभिन्न शब्दों में चलेंगे तो देखो अलग तरीके से पदों के हिसाब से देखेंगे या प्रश्नों के स्वरूप के हिसाब से देखेंगे तो शाब्दिक होता है जो मुंह से बोलकर प्रश्न पूछते हैं। अशाब्दिक होता है जहाँ पर मुंह से बोलकर नहीं, कुछ वैसे चित्र दिखाकर पूछते हैं। क्रियात्मक होता है, आभासी होता है। तो अलग अलग प्रकार की विभिन्न प्रकार की बुद्धियाँ हैं जो अलग स्तर से देखी जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या होता है ये समझते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण एक समय में केवल एक ही व्यक्ति पर प्रशासित होता है। इसमें परीक्षक और विषय में घनिष्ठता हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नकल और धोखे की संभावना बहुत कम होती है। अब व्यक्तिगत हो रहा है तो कैसे होगी। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या होता है, समूह से ही पता चल रहा है कि एक साथ कई सारे लोग को पूरे समूह का प्रशासन किया जाता है। सामान्य व्यक्ति से इसका प्रशासन कर सकता है। ठीक है, और जो है समय, धन, श्रम की बचत होती। समूह में हो रहा है तो एक प्रकार से कैसे कह सकते हैं कि ढेर सारे लोग रहेंगे, एक साथ में प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए। कुछ ऐसे भी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है जो बड़े फेमस है, जैसे बीने साइमंस का बुद्धि परीक्षण। बीने साइमंस का बुद्धि परीक्षण ध्यान रखना। स्टैनफोर्ड टर्मन का संशोधन परीक्षण भी है।
ये आपके सिलेबस में कम प्रश्न बनता है, इसीलिए मैंने इसको नहीं करवाया। इनसे कम प्रश्न बने हैं। वेस्लर का बुद्धि परीक्षण है, गुड एनफ का ड्रॉमैन टेस्ट है, भाटिया बैटरी परीक्षण, भूल भुलैया है, पोर्टियस का, इनसे प्रश्न बहुत कम बने हुए हैं पेपरों में, इसीलिए मैंने ये सेक्शन से परीक्षण वाली चीज़ों को थोड़ा कम कराया। ठीक है, सिंपल बताया, आपने खुद पेपर में देखा है, नहीं आया ज़्यादा। और उसके बाद सामूहिक भी बुद्धि परीक्षण के प्रकार हैं, जैसे ओटिस का अल्फा आर्मी टेस्ट है, ओटिस का अल्फा आर्मी बीटा टेस्ट है, आर्मी अल्फा टेस्ट है, आर्मी बीटा टेस्ट है, जलोटा का मानसिक योग्यता का ये बहुत अच्छा है, सब टेट में लेकिन काम आएगा। मेहता का मानसिक है, डंडन का मानसिक है, इसलिए मैंने नहीं करवाया, नाम मेंशन कर दिया कि हाँ पता रहे कि ऐसा कुछ आगे चल के देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं बुद्धि लब्धि की। तो 1879 में बुद्धि के मापन के लिए मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला की स्थापना की। ठीक है, क्या की स्थापना की, और एल्फ्रेड बीने ने उसके बुद्धि के सहयोगी ने मिलकर जो है बुद्धि लब्धि के लिए कुछ सूत्र वगैरह बनाए थे। तो बुद्धि के मापन के लिए बुद्धि लब्धि के सूत्र बनाए गए थे, जिसके बारे में चल रही हूँ बताने। सूत्र देखो, मानसिक आयु डिवाइडेड बाई वास्तविक आयु इंटू 100, ये सूत्र है। इस सूत्र प्रश्न आपको आएगा। जैसे आप देख सकते, यदि किसी बालक की बुद्धि लब्धि मानसिक 12 है, वास्तविक 10 है, तो 12 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 बनाने की 120, ये IQ निकालने को आएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बुद्धि लब्धि की एक स्टडी है, टेबल है, देख लेते हैं ये भी। ठीक है, टेबल में कह रहा है कि 25 से कम जो बच्चे की बुद्धि होती है वो जड़ बुद्धि कहलाता है। ये प्रश्न थोड़ा आता है। 25 से 50 की बुद्धि होगी तो वो मूढ़ कहलाते हैं। आगे बढ़िए, 50 से 70 होती है तो मूर्ख कहलाते हैं, 70 से 80 होती है तो क्षीण बुद्धि हो जाती है, और 80 से अगर 90 होती है तो मंद बुद्धि होती है, 90 से 110 होती है तो सामान्य होती है, जो कि भारत में इस कैटेगरी के लोग ज़्यादा पाए गए हैं। और एक इसके ऊपर जब होती है 110 से 125 तो उच्च बुद्धि होते हैं, 25 से 40 के बीच में तो अति उच्च बुद्धि के होते हैं, और सबसे ऊपर जो है वो 140 के ऊपर है तो प्रतिभाशाली होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। अब आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, आप अपना आकलन खुद कर लीजिए। कुछ प्रश्न भी हैं, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, अमूर्त विचारों के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि किसका कथन है। ऐसा प्रश्न बनता है, और मैं ऐसे नोट्स में आपको मेरे प्रश्न भर भर के दिए हैं, जितना इंपॉर्टेंट लगा है दिया है टर्मन साहब ने। ठीक है, गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी मॉडल कौन सा है, तो त्रिआयामी सिद्धांत का मॉडल है, ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न है, बुद्धि का द्विघात सिद्धांत किसने दिया, स्पेयरमैन ने। मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया गया था, कब, वीने ने किया है। सामान्य और विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो स्पेयरमैन ने किया। आगे बढ़ते इसी के साथ, निम्न में से बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया, तो थॉर्नडाइक ने। बुद्धि लब्धि के मापन के जन्मदाता कौन है, तो हमारे टर्मन साहब हैं। 0 से 25 की बुद्धि के बच्चे क्या होते हैं, जड़ बालक। 80 पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 80 से 90 के बीच में। तो यह प्रश्न है जो आपके पेपर में आएंगे। आगे बढ़िए, अब बात आ जाती है चैप्टर 4 सृजनात्मकता की, क्रिएटिविटी की। यह क्या होती है, सृजनात्मक शब्द अंग्रेजी या क्रिएटिव शब्द से बना है, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा, जिसका अर्थ होता है उत्पन्न रचना या संबंधी योग्यता को बनाना करना। सृजनात्मकता एक ऐसी योग्यता होती है जो व्यक्ति में किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए और नवीन ढंग से सोचने विचार करने का सामर्थ्य बनाती है। सृजनात्मकता की परिभाषा से मिलवाते हैं आपको। तो प्रोफेसर रूस ने बोला, सृजनात्मकता मौलिकता है जो वास्तव में किसी भी प्रकार की क्रिया में घटित हो सकती है। पहला, क्रो ने बोला कि सृजनात्मक मौलिकता परिणामों का अभिव्यक्ति करने की मानसिक प्रक्रिया है। जेम्स डेवर ने बोला कि सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या नवीन उत्पादन है। ध्यान रखिएगा, सृजनशील बालक की 3 विशेषताएं लिखिए, ऐसा प्रश्न आपको आएगा। तो सृजनात्मक बालक में मौलिकता पाई जाती है, 1 लिख दो। बालक में कल्पना और चिंतन करने की क्षमता पाई जाती है, 2 लिख दो। सृजनशील बालक की बुद्धि लब्धि बहुत ऊंची होती है, ये लिख दो। ये बालक विषय को सरलता से समझ लेते हैं, ये लिख दो। सृजनशील बालक कोई भी कार्य सूझबूझ के साथ करते हैं, ठीक है, ये लिख दो। सृजनशील बालक में क्रियाशीलता अधिक होती है, यह हमेशा किसी न किसी कार्य में लगे रहते हैं, आपको ऐसे खाली नहीं दिखते हैं, तो ये सब लिख दो। अब इनके कुछ सिद्धांत भी हैं, उसको जानते हैं सिद्धांत क्या है। तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर अगर हम बात करते हैं तो संज्ञान में काफ़ी विस्तृत अध्ययन है। संज्ञानात्मक शब्द का अंधेरी जो रूपांतर है वो कॉग्निटिव है। हमारी ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से जो बाहर जगत को हम जानते हैं उसको समझने की कोशिश करने के लिए जो हम समझते हैं उसको संज्ञान कहते हैं। संज्ञान का अर्थ होता है जानना, ठीक है। जैसे ये हाईलाइटेड नोट है, ऐसे पूरी नोट्स में बहुत कुछ हाईलाइटेड मैंने दिया है। बहुत प्रयास से मैंने हर चीज़ को बनाने का प्रयास करती हूँ कि आपको सिखाऊं और बता दूँ, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, इसके अनुसार व्यक्ति अपने वातावरण और परिवेश के साथ मानसिक शक्तियों का विकास करते हुए सीखता है। इसके संस्थापक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे माने जाते हैं। इन्होंने सृजनात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो किसने किया है? जीन पियाजे ने।
अब इनकी अवस्थाओं के बारे में फटाफट जानेंगे जिनके बारे में। अब इनसे संबंधित कुछ शब्द भी जरा वो जान लो। एक शब्द है संज्ञान। प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान होता है जिससे वह वातावरण और दीपक जगत में एक माध्यम से ग्रहण करता है, सीखता है। ठीक है। नेक्स्ट है समस्या समाधान, संप्रत्ययकरण, विचारों का निर्माण करना, देखकर सीखना, बहुत सारी मानसिक क्रियाएं करना, परस्पर असंबंध को बनाए रखना। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किया था, इसलिए जीन पियाजे को इसका जनक कहा जाता है। और इन्होंने शुरू से अंत तक गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक पूरा अध्ययन करके बहुत कुछ सिखाया और बताया है। विकास का प्रारंभ कहाँ से होता है? गर्भावस्था से। संज्ञान विकास क्या है? शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाएं। अब जो कुछ चीज़ें हैं वो देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की संकल्पनाएं में अनुकूलन एक वर्ड आता है, साम्य धारण एक वर्ड आता है, स्कीम एक वर्ड आता है, स्कीमा एक वर्ड आता है। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा है। आइए जान लेते हैं क्या है। अनुकूलन का मतलब है कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना या 2 प्रकार की क्रियाएं करता है। एक आत्मसातकरण होता है, एक समायोजन, जिसको कहते हैं इंग्लिश में एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातीकरण होता है और पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन होता है, जो कि बच्चे जल्दी नहीं करते हैं। संतुलन और साम्य धारण यानी कि इक्विलिब्रियम, उसके द्वारा बच्चों में आत्मसात और समायोजन करने की प्रक्रियाओं के बीच में एक संतुलन कायम करता है। ठीक है, बैलेंस बनाता है बराबर। स्कीम्स क्या होता है? व्यवहार की वह संगठित पैटर्न जिसमें आसानी से दोहराया जा सके उसे स्कीम कहते हैं और किसी काम को करने में अलग अलग तरीके से होते हैं। बच्चे को भूख लगती है तो वह रोता है क्योंकि उसे पता है कि रोने से उसको दूध या खाना मिलेगा। स्कीमा क्या होता है? बालक बालिकाओं की मानसिक संरचना का व्यवहारगत परिवर्तन स्कीमा कहलाता है। ठीक है, कुछ शब्द है ध्यान से देख लो। शरीर के द्वारा की जाने वाली जो एक्टिविटी होती है वो बुद्धि से जुड़ी होती है। तो छोटा बच्चा बॉल पकड़ता है, आइसक्रीम खाता है, दूध पीता है, जो भी कुछ करता है, ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं। चलिए अब बात करते हैं जो मेन अवस्थाएं बटी हुई हैं वो क्या है। तो पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, जिसको कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से 2 वर्ष है। ठीक है, इस अवस्था में जन्म से 2 वर्ष 2 साल तक चलती है। इस अवस्था में शिशुओं के अन्य क्रियाओं के अलावा शारीरिक रूप से बहुत सारी चीज़ें इधर उधर सीखना, पहचान करना, मुंह में डालकर उंगली घूमना आदि चीज़ें बच्चा करता रहता है। और प्रकाश और आवाज़ वगैरह जहाँ होती वहाँ पर बहुत देखता है बार बार। इस अवस्था में बच्चे को देखना, पकड़ना, चूसना, दांत काटना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, यही आप भी करते थे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है? 2 से 7 वर्ष की होती है, इसको हम संज्ञानात्मक विकास की अवस्था कहते हैं। 2 से 7 साल तक की चलती है। अवस्था भी नाम ध्यान रखो, काल ध्यान रखो। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था भी होती है एक प्रकार से। इसको भी 2 प्रकार में बांट दिया गया, एक पाक संक्रियात्मक अवस्था में बांट दिया गया, एक अंतरदर्शी अवधि में। ठीक है, जो कि पाक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 2 से साल तक 2 से 4 होती है, ध्यान रखना। और दूसरी जो होती है वो 4 से 7 होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल या 12 साल तक चलती है। इस अवस्था में बालक जो है ठोस वस्तुओं का आधार बनाकर आसानी से जो है मेंटल क्रियाएं करने में, समस्या को सुलझाने में सफल हो जाता है, क्योंकि मूर्त तरीके से देखता है, चिंतन करता है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलो, इसमें मूर्त में क्या होता है कि उसके सामने सारी चीज़ें रहती हैं, वो वास्तविकता जगत से एकदम अवगत हो जाता है, फिर सब कुछ निर्णय ले लेता है। लास्ट है अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक, जो 11 से 15 चलती है, 11 से 18 भी कभी कभी कह सकते हैं। 11 साल से प्रारंभ होती है, एडल्टहुड तक चलती है। किशोरों में अधिक चिंतन, फ्लेक्सिबिलिटी इफेक्टिव होता है काफ़ी ज़्यादा। बालक में अमूर्त चिंतन की क्षमता का विकास होता है। बालकों में अमूर्त चिंतन, बालक में संप्रत्यय के समुचित विकास होता है। कल्पनाओं से अवगत होता है। तो अमूर्त चिंतन एक बढ़िया चिंतन है। प्रश्न देख लो, पियाजे के सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? तो हम इसको पियाजे के सिद्धांत को विकासात्मक अवस्था सिद्धांत के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न है, पियाजे के अनुसार व्यक्ति को किस विकास के उसके जीवन के लिए विशेष योगदान है? तो बचपन के लिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख क्रियाएं किन 2 बातों में महत्वपूर्ण है? तो संगठन और अनुकूलन में। तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है? तो औपचारिक और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। आगे बढ़िए, व्यक्तित्व और वातावरण के संबंध में कौन सा बाह्य रूप से प्रभावित होता है? तो वो अनुकूलन होता है। नेक्स्ट देखिए, इस नियम के अनुसार बालक किसके साथ अनुकूलन करने के लिए नियमों को सीखता है? तो पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए नियम को सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है? तो औपचारिक। संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्थाएं होती हैं? तो संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7, अमूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, मूर्त जो है वो 11 से 18। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ,
इसी के साथ आप देख सकते हो यहाँ पर एक चीज़ गलत हो गई है, ये वाला, ये जो है ना ये गलत है, अमूर्त वाला और ये मूर्त वाला, ये चेंज कर लो, रिवर्सिबल कर लो, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। विकास का सिद्धांत क्या है, तो पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। 4 चैप्टर भैया मैंने पूरे करवा दिए दोस्तों, इतने बड़े चैप्टर्स हैं, अभी तक बहुत कुछ कर लिया है हमने। अब चलते हैं चैप्टर 5 पे, फटाफट चलेंगे, फटाफट कवर करेंगे। अब पर्सनालिटी से संबंधित चीज़ें हैं। अब अंतर्मुखी क्या होता है, बहिमुखी क्या होता है, उभयमुखी क्या होता है। तो देखो, व्यक्ति के रंग, रूप, कद, लंबाई, चौड़ाई, शारीरिक संरचना, व्यवहार, मृदुभाषी होना, सब कुछ अलग अलग होता है। आगे बढ़ेंगे फटाफट। अगर हम बात करते हैं पर्सनैलिटी शब्द जो है ये अंग्रेजी के शब्द से बना है। पर्सोना इसका ये है, यूनानी भाषा का ये शब्द है जिसका अर्थ है नकाब। इसके 3 4 5 प्रश्न बन जाएंगे, ध्यान जरूर रखिएगा। नकाब या मुखौटा इसका होता है। इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको बनता है, जो कि मैंने बताया बहुत बार। चलिए फटाफट देखते हैं। अब इसमें हमको सब कुछ समझना है। जैसे व्यक्तित्व का अर्थ है कि मनुष्य के व्यवहार की वह शैली जिसे वह अपने आंतरिक और बाह्य गुणों के आधार पर प्रकट करता है, और व्यक्ति के बाह्य गुणों का प्रकाशन उसकी पोशाक से, वार्ता के ढंग से, आंगिक अभिनय से, मुद्राओं से, आदत से, अभिव्यक्तियों से होता है। मनुष्य के आंतरिक गुण हैं, उसकी जो उद्देश्य है, जो संवेग है, प्रत्यक्ष इच्छा इत्यादि के बारे में सोचता है। परिभाषाओं की बात करते हैं तो मन के अनुसार एक परिभाषा है कि व्यक्तित्व एवं व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीके, रुचि, दृष्टिकोण, क्षमता और तरीकों में सबसे आगे होता है, सीखता है। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार का प्रतिमान है जो उसकी विशेषताओं का उल्लेख करता है, जो कि विंग और हंट ने परिभाषा दी है। व्यक्तित्व के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो जुंग इनका नाम देखने को मिलता है, जंग जुंग दोनों, ठीक है। वर्गीकरण किया है 3 प्रकार से, अंतर्मुखी और बहिमुखी, और दोनों का मिश्रण उभयमुखी। अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, ये क्या होती है ये देख लो। ऐसे व्यक्तित्व का व्यक्ति चिंतनशील होता है और अपनी ओर ही केंद्रित होता है। वह लक्षण, स्वभाव, आदत और वृत्तियों के हिसाब से खुद को प्रकट नहीं करता है और अंतर्मुखी तरीके से रहता है, ठीक है। बाहर की दुनिया से इसका मेल मिलाप कम होता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की कोई विशेषताएं बताइए, आपसे यह प्रश्न बनता है। तो ऐसे व्यक्ति बाहर की दुनिया से के कम अनुराग होते हैं, एकांकी होते हैं, कर्तव्य परायण होते हैं, समय का सदैव ध्यान रखते हैं और हंसी मजाक और इन सारी चीज़ों में कम दिखते हैं। बहिर्मुखी जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो ऐसे लोग अपनी भावना और विचार को अच्छे से प्रकट करते हैं और संसार में जितने भी सुख दुख जो भी चीज़ें हैं उनका अच्छे से पूरा भरण पोषण करते हैं। ये कार्य कुशलता में मात्र अंतर्मुखी से काफ़ी अधिक होते हैं, ठीक है। ये सबको पसंद करने वाले होते हैं, प्रशंसकों से घिरे रहते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, इनके निर्णय लेने की भावना भी अनुरूप होती है, वातावरण के साथ आसानी से एडजस्ट कर लेते हैं हर जगह। उभयमुखी जो होते हैं उनमें व्यक्तित्व के, अंतर्मुखी और व्यक्तित्व के दोनों गुण पाए जाते हैं, ठीक है। उभयमुखी व्यक्तित्व कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दोनों का मिश्रण होते हैं, उन्हें हम विकासोन्मुखी भी कहते हैं। तो ये एक वर्गीकरण है। दूसरा है आइजनेक के द्वारा, वो तो जुंग ने बांटा था, आइजनेक ने भी 4 प्रकार में बांटा है। बहिर्मुखी बांटा है, तो ये लोग सामाजिक होते हैं, मिलनसार होते हैं, संतुष्ट होते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं और चिंताओं से एकदम मस्त मौला होते हैं। अंतर्मुखी जो होते हैं ये लज्जाशील होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, निराशावादी होते हैं, पढ़ने में कहते हैं थोड़ा बहुत तेज होते हैं क्योंकि किताबों से इनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरा जो होता है वो साइकोटिज्म होता है और न्यूरोटिज्म होता है, जो कि अभी फिलहाल नहीं आएगा आपके पेपर में, तो मैं उसको छोड़ रही हूँ। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो लेकर रख सकता है। आगे बढ़िए, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है व्यक्तिक विभिन्नता। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, जब 2 बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न है, वो व्यक्तिक विभिन्नता कहलाती है। परिभाषा आती है इसकी, ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या है, जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, सामूहिकात्मक अंतर पाया जाता है दोनों में, ठीक है। जुड़वा भाई बहन भी एक जैसे नहीं होते हैं। अब प्रभावी कारक क्या क्या होता है, वंशानुक्रम वे सभी जीन सम्मिलित होते हैं जो बालक को उसके माता पिता से गर्भधारण के समय ही प्राप्त हो जाते हैं। वातावरण में कहता है कि व्यक्ति विभिन्नता का दूसरा महत्वपूर्ण जो कारक है वो है वातावरण मनोवैज्ञानिकों का एक तर्क है, क्योंकि व्यक्ति जिस प्रकार के सामाजिक वातावरण में निवास करता है उसी का व्यवहार, रहन सहन वगैरह सीख जाता है और उसी के हिसाब से अपनी प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करता है। जाति, प्रजाति, देश, एक देश में होने वाली विभिन्न जातियां प्रजातियों में भी अंतर होता है। भारत में आर्य आय, द्रविड़ आय, बहुत अंतर है दोनों वर्गों में, ठीक है। बहुत छोटा सा मैंने लिया है क्योंकि मैं ये बात जानती हूँ कि किससे प्रश्न क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, जिससे जो प्रश्न जितना उचित है उतना ही मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 6ठा चैप्टर की, कल्पना, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक सभी को समझ में आएगा। चलो जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया है, जो भी लोग लेट में ज्वाइन किए हैं, वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, फास्ट करके देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। फटाफट करिए लाइक को, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं, जानते हैं कल्पना के बारे में। कल्पना क्या है, गत अनुभवों से संबंधित होती है। यह हमेशा नवीनता का तत्व पाया जाता है। बालक को कल्पना में यह अनुभव होता है कि बालक
कल्पना से संबंधित अनुभव क्या है, कल्पना की एक छोटी सी परिभाषा लिख लो, इतना ध्यान रखो, ठीक है। बहुत कुछ नहीं आएगा, कल्पना कभी कभी पूछी जाती है। सृजनात्मक कल्पना होती है, अदनात्मक कल्पना होती है। इस कल्पना का सृजन से सीधा संबंध होता है। इस कल्पना के आधार पर चित्रकार, कवि, लेखन ये सब करते हैं। अदनात्मक में क्या होता है कि बालक जब दूसरे के कथन या कल्पना को आधार बनाता है तो वो अदनात्मक होता है। आगे बढ़िए। चिंतन क्या होता है? चिंतन एक उच्च ज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा ज्ञान संगठित होता है। यह मानसिक प्रक्रियाओं में सम्मिलित होती है जिसमें मानसिक क्रियाएं की जाती हैं। मानवीय जीवन समस्याओं से भरा होता है, तो समस्या को खोजने के लिए हम चिंतन करते हैं। ये समस्याएं प्रयत्न हल करने के लिए आपको काफ़ी मदद करती हैं और चिंतन को जन्मजात भी हमें कभी कभी रहते हैं। वैलेंटाइन ने अलग परिभाषाएं दी हैं। गैरेट ने बोला है कि चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त और रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीक, बिंब, विचार और प्रत्यय शामिल होते हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए। चिंतन के उपकरण या साधन में कह सकते हैं तो पहला है प्रतिमा, इमेज। मानव अनुभव प्रतिमाओं के आधार पर व्यक्त होते हैं, ठीक है। हम कुछ देखते हैं, करते कुछ है, सुनते कुछ है। सभी का आधार मन की विकसित प्रतिमा से होता है, इसलिए इसकी जो स्मृति है, प्रतिमा है, दृश्य प्रतिमा है, कल्पना आदि में हम सोचते हैं, विचार करते हैं, मनन करते हैं। तो इस तरीके से हम सुझाव लाते हैं, या चिंतन है तो कुछ चीज़ें चलती रहती है दिमाग में ना, तो उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। प्रत्यय क्या होता है? चिंतन का महत्वपूर्ण साधन प्रत्यय भी माना जाता है क्योंकि संपूर्ण ज्ञान का बोध होता है। हाथी शब्द को सुनकर हमारे शब्द में मस्तिष्क में हाथी का चित्र बन जाता है, तो वो संपूर्ण ज्ञान का आभास होता है। प्रतीक या चिन्ह क्या होते हैं? प्रतीक और चिन्ह मुख्य रूप से होते हैं जो अर्थ स्पष्ट करने में समर्थ होते हैं। जैसे सड़क पर बने हुए चिन्ह बने रहते हैं तो आप उसे समझ जाते हैं ना कि इसका मतलब क्या है या क्या करना है। आगे बढ़िए। तर्क क्या होता है? कल्पना, चिंतन, तर्क। तर्क एक अव्यक्त क्रिया है जिसको हम प्रकट नहीं करते हैं। समस्या समाधान सा व्यवहार होता है। तर्क शक्ति का प्रयोग स्वाभाविक रूप से होता है, हम कभी भी अतिरिक्त शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए उच्च मानसिक क्रिया भी होती है। आपके अंदर अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करके, समय का सदुपयोग करके हम समस्या को जब हल करने का प्रयास करते हैं तो तर्क वितर्क होना स्वाभाविक है। गैरेट ने बोला कि मन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य को रख कर क्रमानुसार चिंतन करना ही तर्क है, जो कि एक बहुत अच्छी परिभाषा है, इंपॉर्टेंट भी 2 बार आई भी हुए, तो नोट डाउन कर लो। ये लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप फटाफट, ठीक है। चलें आगे, आइए। वुडवर्थ ने बोला कि तर्क में जो स्मृति या वर्तमान निरीक्षण द्वारा प्राप्त होते हैं को परस्पर मिलाया जाता है, फिर उसका मिश्रण करके इसका निष्कर्ष निकाला जाता है। तर्क के प्रकार देखेंगे तो आगमन तर्क और निगमन तर्क। आगमन तर्क क्या होता है? इस तर्क में व्यक्ति अपने अनुभव और अपने द्वारा संकलित तथ्यों के आधार पर किसी नियम या सिद्धांत का निरूपण करता है और इसको जो है 3 स्तरों में बांट देता है। एक निरीक्षण, फिर परीक्षण, फिर सामान्यीकरण, ठीक है। जिसमें आगमन तर्क में बच्चा रोता है, तो जैसे बच्चा है, जब मदरसा घर में लौटने पर बच्चे को रोता हुआ पाती है तो रोने का कारण जानने का प्रयास करती है, भूख है या लड़ाई झगड़ा जो कुछ भी है, तो वो आगमन तर्क है। निगमन में क्या होता है? इस तर्क में व्यक्ति दूसरे के अनुभव, विश्वास और सिद्धांत का प्रयोग करके सत्य का परीक्षण करता है। दूसरे की बातों को सुनकर समझ करने का जो दिमाग लगाना है वो निगमन तर्क में है। आगे बढ़ो। 7वां चैप्टर, नेक्स्ट देखिए। बाल विकास के आधार पर उनको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं? तो देखेंगे 2 कारक। आंतरिक कारक है, वंशानुक्रम का कारक होता है, शारीरिक होता है, बुद्धि होती है, संवेगात्मक होता है, सामाजिक होती है। अगर बाहर के कारक की बात करेंगे तो बाहर से बहुत सारे कारक होते हैं। एक भौतिक वातावरण होता है, सामाजिक आर्थिक स्थिति होती है, गर्भधारण के समय भी देखने को मिलता है बहुत सारा कारक। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक में आंतरिक कारक में, शारीरिक कारक में क्या होता है कि जब बालक जन्म से ही दुबला पतला कमजोर है तो वो शारीरिक बाधा में फंस जाता है, ठीक है। उसकी तुलना में सामान्य बच्चे जो होते हैं काफ़ी स्वस्थ होते हैं और तंदुरुस्त होते हैं। मोटापा है, कम ऊंचाई है, शरीर में कोई दिक्कत है, शारीरिक असुंदरता है, तब भी बड़ी दिक्कत होती है। वंशानुक्रम की बात करो तो बालक के रंग, रूप, आकार और शारीरिक गठन की इत्यादि के निर्धारण के रूप में अनुवांशिक गुणों का भी महत्वपूर्ण इसमें हाथ होता है। बालक के अनुवांशिक गुण उसकी वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। बुद्धि की बात कर लो तो बुद्धि को अधिगम की योग्यता, समायोजन योग्यता, निर्णय लेना क्षमता आदि के रूप में परिभाषित करते हैं। जिस प्रकार बालक में सीखने की गति अधिक होती है उसकी तीव्रता भी उतनी अधिक होती है। वंशानुक्रम की बात कर लो। अब वंशानुक्रम का टॉपिक आपके सिलेबस में है वो है वंशानुक्रम का मतलब यहाँ पर क्या है कि साधारणता कह सकते हैं जैसे माता पिता होते वैसे उनकी संतान होती है, यह हमारा वंशानुक्रम कहलाता है। बालक को न केवल माता पिता के वरन उसके जो पूर्वज होते हैं उनके भी शारीरिक मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। वंशानुक्रम वंश परंपरा, पैतृकता, आनुवंशिकता आदि के नामों से हम जानते हैं। रूथ बेंडिक ने एक परिभाषा दी है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, जो कि बहुत अच्छी परिभाषा और बहुत बार आती है, ध्यान रखिएगा, कथन के रूप में। वुडवर्थ ने बोला है कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें आती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय, जन्म के समय नहीं होती, गर्भधारण के समय होती हैं और जन्म से लेकर 9 महीने व्यक्तित्व में उपस्थित होती हैं। जेम्स ट्रेवर ने बोला कि माता पिता की विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम का तरीका है। आगे बढ़िए।
वंशानुक्रम क्रम का प्रोसेस में देख सकते हैं कि मानव कोश में सेल्स का योग होता है, फिर जाके वो संयुक्त कोश बनता है, जो कि आपके सिलेबस में ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी, इसलिए अभी मैं ये उचित बताना नहीं समझती। क्रोमोसोम के जो जोड़े होते हैं वो 23 होते हैं, ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। टोटल मिला के 46 होते हैं, आप यह बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी सब नहीं आएंगी, इसलिए मैं नहीं रिपीट करूंगी। वंशानुक्रम के सिद्धांत के कुछ नियम भी हैं, वो नियम का नाम जानते हैं। बीज कोष की निरंतरता का नियम मतलब क्या होता है कि इस नियम के अनुसार बालक को जन्म देने वाला बीज कोष कभी नष्ट नहीं होता है, और इस नियम के प्रतिपादक जो है बीजमैन है। इन्होंने बोला कि बीज कोष का कार्य केवल उत्पादक कोषों जर्म सेल का निर्माण करना होता है। कभी कभी पूछता है, कभी कभी नहीं पूछता। विभिन्नता का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान ना होकर कुछ अलग होते हैं, ठीक है। अगर बहुत गोरे हैं तो काले होंगे, बहुत तेज हैं तो थोड़ा अलग हो जाएंगे, तो ये विभिन्नता का नियम है। प्रत्यागमन का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार बालक में अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। एकदम विपरीत होता है, एकदम पूरी तरीके से विपरीत होता है, तो ये प्रत्यागमन का नियम होता है। आगे बढ़िए। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए गए गुणों का संतान को प्राप्त नहीं होते हैं, अर्जित करना पड़ता है। व्यक्ति के द्वारा अपने जीवन में जो अर्जित किया जाता है उसे हम संक्रमित करना कहते हैं, या व्यक्तियों के द्वारा संक्रमण कहते हैं। वो सीखता है ना, ठीक है। आगे बढ़ो। मेंडल के कुछ नियम हैं, वो देख लेते हैं। मेंडल के नियम कभी कभी पूछे जाते हैं, कभी कभी नहीं। इन्होंने मटर के ऊपर प्रयोग किया हुआ है, ठीक है। आता नहीं क्योंकि साइंस के सिलेबस से है, बहुत कम पूछा गया, बहुत ही कम पूछा गया है, ठीक है। चलो आगे। बालक के विकास को वंशानुक्रम का प्रभाव क्या है? तो वंशानुक्रम का मूल शक्ति पर प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम पर शारीरिक लक्षण पर प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम का प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम का व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव पड़ता है, सामाजिक स्थिति पर भी प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। वातावरण का अर्थ क्या होता है? इसके लिए वातावरण पर्यावरण शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण दो प्रकार के शब्दों से परि प्लस आवरण से मिलकर वस्तुनिष्ठ बन जाएगा प्रश्न। परि का मतलब चारों ओर, आवरण का मतलब ढका हुआ होता है। सब कुछ मैंने आपको बताया। सेकंड सेमेस्टर में जो भी बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पर आज लास्ट टाइम पढ़ने आए हैं, वो सेकंड सेमेस्टर में ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, ताकि आप टाइम पर आएँ। जो क्लास टाइम पर चलती है, आप भी सारे बच्चों के साथ, मेरे साथ जो बच्चे 6 महीने जुड़े हुए, उनको ये सब पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वो बहुत आराम से कर ले जाएंगे। जो अभी रिसेंट में पढ़ रहे हैं उनके साथ समस्या होगी, लेकिन फिलहाल मैं जितना प्रयास कर रही हूँ आप लोग भी पढ़ लीजिए, ठीक है। ये कुछ परिभाषाएं हैं। पैतृक के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाली बहुत सारी वस्तुएं वातावरण होती हैं। वुडवर्थ ने बोला है कि वातावरण में सभी बाहर के तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्तित्व के जीवन को आरंभ करने से लेके समय तक प्रभावित किया है। रॉस ने बोला वातावरण व बाहर की पावर होती है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण के कारण क्या क्या हैं? कारक, भौतिक कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक और सांस्कृतिक कारक। हमें भौतिक भी बहुत प्रभाव पड़ता है, सामाजिक भी, आर्थिक भी और सांस्कृतिक भी। चलिए आइए फ्रेंड्स, फिर 8वां देखते हैं। 8वां चैप्टर अधिगम के सीखना अर्थ प्रभावित करने के लिए क्या। अधिगम के बारे में शिक्षण अधिगम बहुत कुछ पढ़े हैं, फटाफट देखेंगे। मनुष्य में सीखने का क्रम जीवन पर्यंत चलता है, मृत्यु तक चलता है। वह कुछ ना कुछ सीखता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। व्यवहार में होने वाले जो परिवर्तन है उसे ही सीखना या अधिगम कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए। अधिगम की परिभाषाएं वही वुडवर्थ की है, वही परिभाषा गेट्स की है। कुछ देख लेते हैं। अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो रूपांतर लाना ही अधिगम है। अधिगम उन्नतशील व्यवहार के अर्जन करने की एक प्रक्रिया है। वुडवर्थ ने कहा है कि यह सीखने की एक क्रिया है जहाँ पर व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर अच्छे बुरे चीज़ों को सीखता है। अधिगम की विशेषता की बात कर लेते हैं। आपको लिखने को आता है, अधिगम की विशेषताएं लिखिए। अधिगम व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है। अधिगम कोई नया कार्य करना है। आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। सार्वभौमिक है। अधिगम अनुकूलन के साथ होता है, अनुकूलन है। ये सारी चीज़ें। शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं? तो बालक का शारीरिक विकास उसको बड़ा प्रभावित करता है, ठीक है। शारीरिक विकास अगर स्वस्थ नहीं है तो सीखने में दिक्कत होगी। परिपक्वता उसको काफ़ी प्रभावित करती है, क्योंकि व्यक्ति के आयु बढ़ने के साथ मैच्योरिटी भी बढ़ती है, और शारीरिक और मानसिक परिपक्वता होने पर सीखने की गति भी बढ़ जाती है। तो बच्चा जो है हर चीज़ के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता, धीरे धीरे करके सीखता है। प्रेरणा भी काफ़ी प्रभावित करती है। बच्चे को प्रेरित नहीं करेंगे तो वो उनके लिए बाधा हो जाएगा। उनको प्रशंसा की ज़रूरत होती है, शाबाशी की ज़रूरत होती है। अधिगम की प्रभावशाली विधियां हैं। करके सीखना आप जानते हैं, ये मैं बताऊंगी अभी नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी कुछ हम करके सीखते हैं वो हमें ज़्यादा समय तक याद रहता है, ठीक है। अनुकरण के द्वारा सीखना, हम जितना टीचर का बच्चे क्या करते हैं, टीचर का बच्चे अनुकरण करते हैं, ठीक है। तो आपको अनुकरण के द्वारा सीखने को बहुत कुछ मिलता है। निरीक्षण करके सीखना, आप जाते हो जांच पड़ताल करते हो, उसके अच्छे बुरे के बारे में सोचते हो, तब आप सीखते हो, ठीक। कुछ प्रश्न है। करके सीखना क्या है? आप सभी जानते हैं। करके सीखना अधिगम की एक प्रभावशाली विधि है, जिस विधि के अंतर्गत छात्र अपनी आवश्यकता के अनुरूप सामग्री का परीक्षण करता है और ज्ञान प्राप्त करता है। तो ये चीज़ क्या है? करके सीखना है। कौन सी विधि करके सीखने पर आधारित है? तो फ्रोबल की खेल विधि, ठीक है। अधिगम की प्रक्रिया क्या है? अधिगम को सामान्य भाषा में सीखने का काल कहा जाता है,
और जहाँ बच्चा जो है कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया सीखता रहता है, निरंतर कुछ ना कुछ उसको आता ही रहता है। ठीक है, अधिगम के नियम है। थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम और गौण नियम बहुत है। आप फटाफट पढ़ेंगे प्रश्न क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, सीखने के मुख्य नियम है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, परिणाम का नियम आता है। ठीक है, आइए देखते हैं। तत्परता का नियम क्या है? जब हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर होते, तैयार होते हैं, उसे हम सीख लेते हैं। की समस्या को हल करने के लिए प्रयत्नशील होना ही तत्परता कहलाती है। बच्चे गणित के प्रश्न करने के लिए इच्छा रखते हैं तो तत्पर होते हैं और सीख जाते हैं। तो ये तत्परता का नियम है। अभ्यास का नियम क्या होता है कि अभ्यास कुशल बनाता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितना जिस चीज़ का अभ्यास करोगे उसको उतनी सफलतापूर्वक सीख पाओगे, चाहे वो किसी भी विषय से संबंधित ही क्यों ना हो। आगे बढ़िए। प्रभाव का नियम क्या होता है कि हम प्राय उस कार्य को ज़्यादा अच्छे से करते हैं जिसका हम पर प्रभाव पड़ता है। अगर वो चीज़ का अच्छा प्रभाव पड़ रहा है तो वो काम हम बार बार दोहराएंगे। अगर उससे हमें गलत फीडबैक मिल रहा है तो हम उसको वहीं पर छोड़ देंगे। सीखने के गौण नियम की बात करते हैं तो 5 नियम है। मनोवृत्ति का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, आंशिक नियम, अनुरूपता का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम, जो कि आपके सिलेबस में है, आएंगे नहीं, ये नहीं आएंगे, इसलिए मैं इसको भी करवाऊंगी भी नहीं। ठीक है, अधिगम के सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं, थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत में कई सारे सिद्धांत बताए। अब वो देखते हैं। पहला सिद्धांत इन्होंने प्रयत्न और भूल का या प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत बताया जो थॉर्नडाइक ने दिया है। इसमें होता क्या है कि यहाँ पर ये मतलब ध्यान रखना है कि सिद्धांत में प्रयत्न भूल के सिद्धांत बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तो उसके सामने बहुत सारे स्टिमुलस रहते हैं, बहुत सारे उद्दीपक होते हैं, और उन्हीं को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होकर वह कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और सीखता रहता है। थॉर्नडाइक का प्रयोग सिद्ध कैसे हुआ? थॉर्नडाइक ने एक पशु मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने एक बिल्ली, चूहे और मुर्गी का प्रयोग किया था। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया था। पिंजड़े के बाहर भोजन की सामग्री रख दी थी। अब बिल्ली को उद्दीपक दिख रहा है लेकिन वो पाए कैसे, खाए कैसे? तो उसके लिए प्रतिक्रिया प्रारंभ कर देती है। बिल्ली ने बाहर निकला, कैसे खटपट कुछ किया, खटका खुला, बाहर गेट से निकली और जाकर उसको जो मांस का टुकड़ा रखा हुआ था उसको उसने खाने का प्रयास किया। तो दरवाज़ा खुलता है। फिर उसके बाद एक बार फिर थॉर्नडाइक क्या करते हैं, एक बार तो कर ली जाकर फिर उसको बंद कर देते हैं और बार बार वही प्रक्रिया करती है। तो क्या होता है, जैसे पहली बार बंद किया तो बहुत बार प्रयास की नहीं हो, एक बार खुल गया, उसके बाद फिर जाके की तो फिर बहुत बार की नहीं। तो बार बार करने से क्या हुआ कि जैसे उसको पता तो था नहीं, तो बाद में क्या हुआ ना कि देख लो, मैं तुमको सभी को समझा देती हूँ। ये रहा है मांस का टुकड़ा, ये है बिल्ली। एक बार प्रयास की, मतलब जब सबसे पहली बार जब निकली तो कम से कम 100 बार की होगी। ठीक, खुल गया। दूसरी बार बंद किया तो 90 बार की होगी। हर फिर उसके बाद बंद किया, फिर 80 बार दबाई होगी। फिर सब किया तो 70 बार। हर बार 10-10 कम होता गया और लास्ट एक बार ऐसा आया कि वो एक बार में गई, खटस दवाई, खटस खाई। तो उसको क्या हुआ कि पता चल गया कि अब मैं जब ये नीला वाला खटका दबाऊंगी गेट खुल जाएगा और हम जाके खा लेंगे। तो यही है आपका प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, पावलो का सिद्धांत देख लो। पावलो के सिद्धांत का नाम है संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, जो कि आईपी पावलो ने दिया है। ठीक है, ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के रहने वाले थे, कभी कोई प्रश्न आता है। पावलो ने कुत्ते पर प्रयोग किया सेम। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुत्ते को निश्चित समय पर भोजन दिया जाता था। भोजन देखते हुए लार उसकी टपकने लगती थी। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि भोजन नहीं दे रहे, सिर्फ घंटी ही बजा दिया करते थे और वो स्वाभाविक क्रिया उसकी जो थी, उद्दीपक को उसको लगता था घंटी बजी तो हमको खाना मिलेगा, कुत्ते की लार टपकने लगती थी। और यही कुत्ता जो था पहले तो घंटी की आवाज़ सुन के करता था, फिर बाद में क्या हुआ कि घंटी की आवाज़ उसके दिमाग में पड़ गई, उसको रियल लगने लगी और वो खाना उसको होने लगा। जैसे देखो कैसे मैं समझा रही, ये है पूरा, इसका फिगर नहीं आता लेकिन ध्यान रखो। तो कुत्ता है, उसको उन्होंने बंद कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने जो है उसके मुंह पे पाइप वेप बांध के कुछ सलाइवा निकालने का एक रास्ता बना लिया। तो पहली बार उसको मांस का टुकड़ा उसको दिख रहा था, कुत्ते को सूंघाई देता है। तो घंटी बजाई, उसको कुछ सूंघने की आवाज़ सूंघाई दिया, उसको लगा घंटी बजी है, हमको खाना मिल जाएगा। तो एक बार ऐसा किया, 2 बार किया, 3 बार, 4 बार। फिर नेक्स्ट बार क्या किया, उसने सिर्फ घंटी ही बजाई, मांस का टुकड़ा नहीं रखा, तब भी कुत्ते की लार टपकने लगी। तो यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत बताया कि अगर ऐसी कोई क्रियाएं होंगी तो उसके साथ जो उद्दीपक है वो अपने आप होने लगेंगे। आगे बढ़िए। स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, बीएफ स्किनर, बुहास फ्रेडरिक स्किनर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रयोग किए हैं। अब इनके प्रयोग के बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इनका जो नाम है वो है क्रिया प्रसूत संबंध का सिद्धांत। इन्होंने कहा कि उद्दीपक से ना होकर उत्तेजना से होता है। स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे पर किया। इन्होंने लीवर वाला एक बॉक्स लेके आए, लीवर में चूहे के पैर पर पकड़ते ही खटके की आवाज़ होती थी। इसकी ध्वनि से सुनकर चूहा आगे बढ़ता था और प्याले में भोजन मिला हुआ था। ठीक है, वूहन चूहे की प्रबलन का कार्य था कि भोजन जो ढूंढ रहा है चूहा, वो इतना काम करे क्यों। तो चूहे को लीवर दबा के बाहर निकल के उसको खाना था।
तो इसका प्रयोग जब प्राणी ने स्वयं किया तो वांछित व्यवहार देखने को मिला और बहुत सारी चीज़ें, पुरस्कार वगैरह मिला, तमाम उन चीज़ें हैं। मैं बहुत डिटेल में इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपको सिर्फ समझना है और स्टोरी बना के खुद लिखनी है। तो इन्होंने क्या किया था, चूहे को बंद कर दिया था और उसके बाद दो रास्ते बनाए थे, एक अंधकार का रास्ता बनाया था, एक जो है बहुत शांत रास्ता बनाया था। तो चूहा जो है जब प्रकाश वाले रास्ते पे जाता था तो वहाँ पर क्या होता था कि बहुत लाइट जलती थी, वो जा नहीं पाता, और जो अंधेरा वाला रास्ता था वहाँ उसको दिखता नहीं, निकले तो निकले कैसे वो। लेकिन फिर वो एक बार गया प्रकाश वाले रास्ते, नहीं हो पाया, तो अंधकार वाले रास्ते से क्या दिखा नहीं, नहीं कर पाया, नहीं हुआ, दो बार किया, तीन बार, चौथी बार वो क्या हुआ कि चला गया और निकल गया बाहर, उसको रास्ता मिल गया। फिर उसके बाद फिर उसको चूहे में बंद कर दिया, फिर वो अंधकार वाले रास्ते से कम समय में निकल आया, फिर बार बार करते करते ऐसे ही सारी चीज़ें आपके यहाँ पर हुई हैं, ठीक है। बाद में उसको भोजन मिल जाया करता था। आगे चलिए, ईजी है, सिंपल है। यही चीज़ उन्होंने कबूतर के ऊपर भी प्रयोग की थी, कबूतर के लिए भी सेम चीज़ें की थी, ठीक है। आगे बढ़ो। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्या होता है? करके सीखने का जो सिद्धांत है, कुछ कार्यों को हम दूसरे को करते हुए देख के सीखते हैं तो हम सूझ के हिसाब से, ये बड़ा अच्छा सिद्धांत है। इसको कोफका, कोहलर, वर्दीमार के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसको हम गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। चिंपैंजी के ऊपर था। ये सारी चीज़ें आपको पता है क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, मैं पूरी स्टोरी बता देती हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पर शायद उसका फिगर नहीं है। चलो क्या करते हैं बताए, एक पिंजरा लेते हैं, उसमें सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी लेके आते हैं, उसको बंद कर देते हैं, अब बाहर उसे केला रख देते हैं। अब चिंपैंजी है, केला रखा है, ना खाए ऐसा कभी हो नहीं सकता, वो आपको तो खरबोट के खाएगा ही खाएगा, उसको तो ज़रूर खाएगा। अब वो कैसे करे, तो चिंपैंजी ने क्या किया, मतलब बंद जब कर दिया तो बाहर ऐसे चिंपैंजी का पिंजरा रखे हुए हैं और बाहर केला रख दिए, वहाँ पे दो स्टिक रख दिए थे। तो एक बार स्टिक पहले ने हाथ निकाल के किया, नहीं मिला, फिर उसके बाद स्टिक को जोड़ के किया तो सूझ उसको आई, जब वो जोड़ के किया तो केला पा गया। उसके बाद फिर वो क्या किए, कहे अब क्या करें, तो उसके बाद ले आके पंखे में बांध दिए केले को। अब केला पंखे ऊपर रख उठा कैसे मिले, तो वहाँ पे ढेर सारे गत्ते भी रख दिए थे। तो एक गत्ता रखा, नहीं मिला, दो गत्ता रखा, नहीं, तीन गत्ता रखा, तो इस तरह से उसको मिल गया। तो यही तरीके से वो पिंजरे में उसको बंद कर दिए थे। अब बाद में फिर वो जो है अपना निकल उकल के खा वा के किया था। तो ये इन्होंने यही सब प्रूफ किया हुआ है, ठीक है। बहुत अच्छा सा सिद्धांत है, ठीक है, सिंपल है, बेसिक है। चलो, अब पियाजे के सिद्धांत के बारे में मैंने आपको ऊपर बता दिया, इनकी अवस्थाओं के बारे में बता दिया है, ये सारी पॉइंट आपको अनुकूलन बताया, साधारण बताया, ये चीज़ें बाद में फिर रिपीट हुए, इसीलिए अब मैं यहाँ पर आपको नहीं बताऊंगी, ठीक है। ध्यान रखना, ये सब मैंने आपको बता दिया। एक सिद्धांत है वाइगोत्स्की का सामाजिक सिद्धांत। ये क्या है, इन्होंने 1896 में 1935-4 के आसपास में दिया था। ये रूस के रहने वाले थे। इन्होंने एक सिद्धांत दिया है निकट विकास का सिद्धांत, जिसको कहते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की के अनुसार इन्होंने बोला कि छात्रों को अधिगम करवाना, उनका विकास करने का उचित मार्गदर्शन करना, दिशा निर्देश देने की आवश्यकता होती है। तो छात्रों को यह निर्देश या मार्गदर्शन समाज और संस्कृति से प्राप्त होता है। तो वाइगोत्स्की संरचना को संज्ञानवादी की संज्ञा इसीलिए दी गई है। इन्होंने बोला कि बच्चा जो कुछ सीखता है वो समाज में उठता बैठता है, वहाँ से सीखता है, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें संज्ञान के बारे में दी है। वाइगोत्स्की एक रचनात्मक विचारधारा वाले व्यक्ति थे। उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत पर आधारित व्याख्या को दिया और बोला कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में उम्र को आधार बनाकर चलते हैं, लेकिन वाइगोत्स्की जो है वो सामाजिक सिद्धांत को आधार बनाकर चलते हैं कि समाज के द्वारा सीखने का अनुकूलन होता है, ठीक है। आगे चलो, अब यहाँ पर एक जोड़ जेडपीडी का मतलब क्या है कि वाइगोत्स्की को संभावित विकास के क्षेत्र जेडपीडी के अनुसार व्यक्ति इस स्तर से सीखने के लिए प्रयास करता है कि व्यक्ति की सहायता आवश्यकता होती ही तब की जाए, ठीक है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं जहाँ पर बच्चा सपोज करिए कि कहीं काम कर रहा है, कुछ फंसा है, तो वहाँ पे हल्की से हेल्प कर दो तो सीख जाओ। ये बहुत कम आते हैं, आपने एक भी बार पेपर में नहीं देखा होगा। एक उसमें पॉइंट और होता है MKO, मोर नॉलेज अदर, लेकिन ये अभी मैं नहीं बताऊंगी, टेट में काम आएगा, ठीक है, अभी नहीं आएगा। चलो, ये इसके फोल्डिंग वगैरह कुछ नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें बड़ी हैं, ठीक है। मैंने डाल सिर्फ उसी ले, जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत का ही नाम होता है, थोड़ा ध्यान रखना, बहुत मुश्किल है, ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है, नहीं आएंगी, आती नहीं इसलिए नहीं बताया, ठीक है। अब बात कर लो सीखने के पठार में क्या है, वक्र क्या है, पठार क्या है। तो हम अपने जीवन में कई बातों को सीखते हैं, कई सारे कार्य करते हैं, चलना, अंग्रेजी पढ़ना, सीखना, बहुत कुछ, कभी हम धीरे सीखते, कभी हम तेज़ सीखते हैं, उसी के हिसाब से हमारा कर्व बनता जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि सीखने के वक्र अभ्यास के द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उसकी उन्नति का जो ग्राफ का प्रदर्शन होता है वही सीखने का कर्व होता है। आगे बढ़ो, सीखने में पठार की बात कर लो तो पठार क्या है, जब हम कोई नई बात को सीखते हैं और सीखने में लगातार उन्नति नहीं करते हैं और कभी होती है, कभी अधिक होती, कभी कम होती है, तो ये सीखने में पठार के कारण हो जाते हैं। अब ये क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लो। रॉस साहब ने कहा कि सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार होती है,
यदि आप अवधि को व्यक्त कर सकते हैं तो आप सीखने में कोई उन्नति नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखना। जैसे परिपक्वता का अभाव है, मैच्योर नहीं हो, कर रहे हो, नहीं समझ में आएगा। सीखने की वृद्धि में निरंतर परिवर्तन नहीं हो रहा है, कार्य के लिए कोई महत्वपूर्ण भाग को सीखने में कोई विफलता आपको आ रही है तो आप नहीं सीख पाओगे। आप दूसरी वातावरण में हो, थकान हो, उदासीन हो, प्रेरणा है, ये सब दिक्कतें हैं, पठार में आ जाएंगे। आगे बढ़ो। पठार का निराकरण कैसे करोगे? दिक्कत होती कैसे? आलस कर जाते हैं, नहीं मन है, स्वस्थ नहीं सही है, स्वास्थ्य नहीं सही है, वातावरण में रोज कोलाहल मचा हुआ है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो पठार आ ही जाए। एक दिन पढ़ोगे, 2 दिन पढ़ोगे, तीसरे दिन से बंद कर दोगे। जितना दिमाग लगा के आप एग्जाम में 3-4 दिन 10 दिन से पढ़ रहे हो, क्या इतना पहले, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले पढ़ा है? बहुत कम लोग पढ़ते हैं। कुछ कुछ होते हैं पढ़ते, कुछ कुछ होते हैं जो एक रात में पढ़ के एग्जाम देते हैं। अब हटाएंगे कैसे इसको? तो कार्य सीखने वाले को प्रेरणा दो, उचित विधि बताओ, सीखने के लिए उनको जो है थोड़ा विश्राम करने के लिए वक्त दो, रुक रुक के सीखें, धीरे धीरे सीखें, वातावरण उचित दो, तो इनसे पठार दूर हो जाता है। सरल रेखी वक्र किसे कहते हैं? सरल रेखी वक्र में अधिगम की गति एक समान होती है और इस अधिगम के प्रकार को हम सरल रेखी वक्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो कि चित्र ये है। और यह चित्र आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ये इधर अभ्यास, ये सीखने की गति एक निश्चित क्रम में सीधे सीधे चल रही है। उन्नतोदर वक्र क्या होता है? इस प्रकार के वक्र में सीखने की गति शुरुआत में तीव्र होती है और बाद में उच्चतम बिंदु पर पहुंचते पहुंचते गति मंद हो जाती है। पहले बहुत जोर से पढ़ते हैं, अब आज जैसे नई नई किताब आती है खूब तेज से देखते, बाद में फिर वो सब ऐसे की वैसे हो जाती है। तो ये कुछ इस तरीके है, उन्नतोदर वक्र कहलाता है। इसका भी चित्र आपको याद होना चाहिए। नतोदर क्या होता है? जो चीज़ देखो, जो चीज़ आ रही है उस पर हम धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार के अधिगम वक्र के प्रारंभ में ही सीखने की गति जो होती है वो मंद होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होती है, सीखने की गति तेज हो जाती है। इसको हम नतोदर वक्र कहते हैं। जैसे कुछ इस तरीके से, ये देखो पहले तो एकदम मंद थी लेकिन बाद में खूब बढ़िया हो गई, नतोदर टाइप की। आगे बढ़ो। मिश्रित वक्र क्या होता है? तो इस प्रकार के मिश्रित वक्र में और नतोदर दोनों शामिल होता है। अधिगम वक्र तरह होता है। इस प्रकार के अधिगम वक्र में शुरुआत में अधिगम की गति तीव्र होती है, फिर मंद होती है, फिर अंत में अधिगम की गति फिर मंद होती है, मतलब घटता है बढ़ता है, घटता है बढ़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे आगे बढ़ते हैं। अधिगम अभिप्रेरणा क्या होती है? अभिप्रेरणा के बारे में जानते हैं। तो अधिगम प्रक्रिया को मनोविज्ञान की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का बड़ा महत्व होता है। अभिप्रेरणा है तो आप कार्य करोगे, आप प्रेरित नहीं हो, चाहे वो आंतरिक हो बाहरी हो, आप नहीं करोगे। अभिप्रेरणा का अर्थ जो है मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतर है, जो कि मोटम शब्द से बना है, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका आंसर जो शब्द का मीनिंग होता है वो टू मूव होता है, यानी कि गति प्रदान करना। आपको उसके बाहर से क्या होगा, फ्यूल डालना पड़ेगा। अभिप्रेरणा की परिभाषा है, अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। पहली बात स्किनर का कथन है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो कि कोई सोल्यूशन नहीं आएगा ज़रूर। आगे देखिए, गुड एंड गुड के अनुसार क्या अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, नियंत्रित करने, जारी रखने की प्रक्रिया होती है। मैकडूगल ने कहा अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मानवैज्ञानिक दशाएं होती हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, सकारात्मक, नकारात्मक। ध्यान क्या होता है? ध्यान के अंतर्गत मुख्य रूप से मन को नियंत्रित किया जाता है। व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास और शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मन की चंचलता से बाधा उत्पन्न न हो। तो ध्यान एक मानसिक क्रिया होती है। इस प्रकार में चेतन मन किसी वस्तु, व्यक्ति या क्रिया की ओर लगता है और इसी चेतन मन को हम सक्रिय होना पड़ता है। अवधान में चेतना मन का संयोग आवश्यक है। व्यक्ति के चेतन मन में तब तक किसी विकास को केंद्रित नहीं होता है जब तक आप उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करोगे। अवधान में व्यक्ति के मन और शरीर दोनों के एक्टिव रहते हैं और काफ़ी गतिशील होते हैं। ध्यान के प्रकार 2 होते हैं, ऐच्छिक ध्यान, अनैच्छिक ध्यान। ऐच्छिक ध्यान क्या होता है? इसमें व्यक्ति की इच्छा की प्रधानता होती है, इच्छा से जानबूझकर किसी वस्तु पर चेतना को केंद्रित करते हैं, जैसे पढ़ना हो, पढ़ाना हो। अनैच्छिक ध्यान क्या होता है कि बिना इच्छा के इंसान सीखना चाह रहा है, मन लगाकर पढ़ते समय तेजी से पटाखे की आवाज़ आती है, कोई मन नहीं लेकिन फिर वहाँ पर चला गया, देख लिया, तो वो चीज़ें हैं। बच्चों का ध्यान केंद्रित करने का उपाय क्या? प्रायः हम सभी देखते हैं कि विषय में जो रुचियां नहीं ले रहे हैं उनमें कुछ इंटरेस्टफुल बना दो, बच्चे को आ जाए, सरल कुछ कर दो, सरल तरीके से बता दो। बहुत तरीके हैं जिस पे आप कर सकते हैं। रुचि क्या होती है? सामान्यतः रुचि का तात्पर्य हमारी पसंद से होता है। जिस वस्तु में हमारी रुचि होती है हम उसको बहुत अच्छे तरीके से स्वाभाविक स्वतः ही सीख लेते हैं। अगर इंटरेस्ट है तो सारा काम आसान से हो जाएगा। रुचि दिया हुआ वह अवधान है, जो अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है, मैकडूगल ने कहा। क्रो ने कहा कि रुचि एक प्रेरक शक्ति है, बड़ी एनर्जी देती है हमें, और जो किसी व्यक्ति की वस्तु व क्रिया के ध्यान प्रेरित करने के लिए हमें मदद करती है। रुचि के प्रकार की बात करते हैं तो जन्मजात होती है और अर्जित। कुछ जन्मजात होती है, कुछ अर्जित कर लेते हैं हम। 9th चैप्टर है स्मृति से। स्मृति क्या होती है? स्मृति के बारे में, इस अनुभव और विषय वस्तु के हिसाब से कार्य को अचेतन मन से संचित रखने के लिए आवश्यकता पड़ती है और चेतन मन में लाने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारी स्मृति कहलाती है। स्मृति का अर्थ देख लो। स्मृति एक मानसिक क्रिया होती है। स्मृति का आधार जो अर्जित अनुभव है उनका पुनरुत्पादन करना और परिस्थिति के अनुसार होता है।
बहुत से मानसिक संस्कार स्मृति के माध्यम से ही जागृत किए जाते हैं बच्चों में। आगे बढ़ते हैं तो ये कुछ परिभाषाएं हैं जो कि उचित नहीं है, आगे देखते हैं। वुडवर्थ ने बोला स्मृति सीखी हुई वस्तु का एक सीधा उपयोग है, बहुत अच्छी परिभाषा है। मैक्ड्यूगल ने बोला कि अतीत की घटनाओं के अनुभव के आधार पर कल्पना करना और उस तथ्य को पहचान कर अतीत में उसका अनुभव लेकर काम करना ये स्मृति है। हिलगार्ड ने भी बोला है बहुत कुछ, टीपी नन ने भी बहुत कुछ बोला, सारी तो नहीं आएंगी इसलिए नहीं बता रही हूँ। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति की प्रक्रिया में क्या क्या अंग आते हैं, तो सीखना आता है, धारण आता है, कोई चीज़ सीख रहे हो सीखो, फिर उसको धारण करो, फिर उसका पुनः स्मरण करो, उसको बार बार याद करो। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। और फिर बाद में उसको पहचानो। ये 4 पॉइंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई, समझ में आई बातें? उम्मीद है बढ़िया है, समझ में आ रहा होगा। अब बात कर लेते हैं, टॉपिक है स्मृति के प्रकार। सामवेगिक होती है, ठीक है, अल्पकालिक होती, दीर्घकालिक होती है। आगे बढ़िए। विस्मरण क्या होता है? प्रायः देखा जाता है कि हम किसी वस्तु या घटना को चाहे कितनी भी गहराई से क्यों न याद कर लें, अगर हम एक दिन उसको अवश्य भूल जाएंगे, तो विस्मरण का यही हमारा विस्मरण या विस्मृति कहलाता है। परिभाषा की बात कर लो तो ग्रहण किए गए तथ्यों को धारण न करना ही विस्मृति है। आपने जो तथ्य को ग्रहण किया है आप उसको धारण नहीं कर रहे हो, तो विस्मरण कहलाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। कुछ पक्षियों की आवाज़ आ रही है खिटखिट खिटखिट करके, चलिए देखते हैं, पता नहीं कौन सा पक्षी ये बोल रहा है। चलो फ्रायड के अनुसार देखते हैं, विस्मृति की क्रिया के द्वारा हम अपने दुखों को देने वाले अनुभवों को स्मृति से निकाल देते हैं, वो विस्मृति के अंतर्गत आता है। आइए जानते हैं विस्मृति के कारण क्या है। संवेगात्मक असंतुलन है, इसीलिए दिक्कतें होती, भूल जाते हैं, समय व्यवधान करता है, क्रिया नहीं करते हैं, थकावट लगी रहती है। विस्मृति को कम करने का उपाय क्या है? समय समय पर कक्षा में दोहराना चाहिए। ठीक है, पढ़ने का उचित समय होना चाहिए, विधियाँ आपकी सही होनी चाहिए, आत्मविश्वास आपके अंतर्गत होना चाहिए, आप बार बार उसको रिपीट करो, धारण करो, सही तरीके से नहीं भूलोगे। आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट देखिए, आपका लास्ट चैप्टर सांख्यिकी संबंधित है, जो कि बहुत कम प्रश्न लेकर आता है, कभी कभी आ जाता है। आप लोगों ने इसके प्रश्न करवाने को बोला था, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग के पास अगर इसके संबंधित प्रश्न हो तो आप भेजो। मेरे पास इंग्लिश बैकग्राउंड की किताबें पड़ी हुई हैं और उसमें सब कुछ इंग्लिश में दिया हुआ, इसीलिए मैं इसका टॉपिक नहीं करवा पाई आपको। आपके पास हो तो आप मुझे भेज दो, ठीक है, तो हम करवा देंगे। सांख्यिकी का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक रूप से सांख्यिकी जो है वो अंग्रेजी के स्टैटिक शब्द से बना हुआ है, जिसका हिंदी में स्टेटस शब्द होता है। ठीक है, सांख्यिकी का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या से संबंधित शास्त्र है। ध्यान रखना, इसमें आंकड़ा होता है, डाटा कहते हैं। किसी विशेष उद्देश्य को एकत्रित करके तथ्य किए गए अंक को संख्यात्मक रूप से जो प्रेजेंट करके हम रखते हैं उसको हम डाटा कहते हैं, जो कि लैटिन शब्द डाटम से बना है। प्राथमिक आंकड़ा ऐसे होता है, आंकड़ों का वह संग्रह जिसकी सत्यता का उत्तरदायित्व तो प्रेक्षक पर होता है, वो तो प्राथमिक आंकड़ा है। ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, गौणांक का कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। बारंबारता भी नहीं पूछता है, कुछ भी नहीं पूछता, वर्ग अंतराल ये सब कुछ नहीं आता। मतलब भाई इसमें दिया है तो हम करवा दे रहे हैं, फिलहाल उतना है कुछ नहीं। ये माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, बहुलक क्या होता है, यही पूछता है कभी कभार, तो ये थोड़ा वो ध्यान रखना है। सूत्र वगैरह भी इनके कुछ नहीं आते हैं, नहीं आता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स ये कुछ चैप्टर की चीज़ें हैं। थोड़ा सा बहुलक क्या होता है, यदि आंकड़ा आवर्गीकृत होता है तो जो पद बार बार रिपीट होता है वो बहुलक कहलाता है। जैसे 5 5 5 6 5 6 5 6 5 6 3 4 8 दिए, तो 5 5 जो संख्या वो बार बार अगर ज़्यादा आई है तो वो बहुलक में आती है। इनसे संबंधित प्रश्न थोड़े कम आते हैं, इसीलिए मैंने इनके ऊपर प्रश्न नहीं करवाए और नहीं बताए आप लोगों को। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई थी। फ्रेंड्स आपका ये CDP अब मैं ओवर करना चाहती हूँ। 1 घंटे से ज़्यादा ये क्लास हमारी पूरी हुई और हमने बहुत कुछ, पीछे के चैप्टर से प्रश्न थोड़े कम आते हैं, आगे के सेक्शन से ज़्यादा आते हैं। तो जितना महत्वपूर्ण था सब मैंने आपको बता दिया। आप सभी को मेरी ओर से अब बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। सब पढ़ा दिया, सब करा दिया, अब सिर्फ सामाजिक अध्ययन बचा हुआ। मैथ का आपको, जैसे मैथ का पेपर परसों रहेगा तो उसके 1 दिन पहले करवाऊंगी, कल आपको मैं सामाजिक अध्ययन और करवा दूंगी, ये चीज़ रहेगा। 3 को आपका पेपर है, 2 तारीख को आपको शिक्षण अधिगम और बाल विकास से ही संबंधित प्रश्न पेपर और जो भी चीज़ें लास्ट में है वो करवा के मैं एंड करूँगी। और आपको कल और विशेष जो है आपके सामाजिक अध्ययन की मिल जाएगी। फिर परसों आपका मैथ का वो बड़ा वाला पूरा A to Z करवा दूंगी, वो आपके मैथ के एग्जाम के लिए हेल्प कर देगा। बाकी शेष आप लोग मुझे पेपर वहाँ से ज़रूर सेंड करिएगा, जैसा पेपर ऐसे जैसे होगा, बाहर आप लोग निकलोगे फ़ोन लेके जाओगे ही तो राज सर के पास सही इमेज क्लिक करके बस मेरे पास भेजना, ताकि मैं उसका सोल्यूशन आपको लोग को जैसे आप लोग आओगे वो करवाऊंगी। बाद में फिर आप लोगों की जो क्लासेस है वो आराम से आपकी चलेगी। जो पेपर रहेगा उसके पहले के दिन सारा रिवीजन जो क्वेश्चंस के फॉर्म में होगा वो हम आपको ज़रूर से ज़रूर, जो भी विषय रहेगा, साइंस का है, मैथ का है, SST का, हिंदी का है, कंप्यूटर का, उसकी 1 2 2 विषय की जो क्लासेस होगी वो आपको वहाँ पर ज़रूर मिलेगी। वो मैं आपको हमेशा करवाऊंगा, पेपर भी आपका सॉल्व करूँगी। यही रणनीति मैंने बना कर रखी है, यही आपको मैं करवा दूंगी ताकि आपकी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है,
तो क्लास पसंद आई है तो जाने से पहले एक बार सभी बच्चे जो भी चीज़ें हैं वो करके बताएंगे, और जो दिक्कतें होंगी वो भी सोल्यूशन मिलेगा। अभी नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट में किया जाएगा, लेकिन रिवीजन आप लोग कर लिए हैं और बहुत कुछ मैंने रिवीजन भी करवा दिया। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने नहीं दिखाया या नहीं करवा, जितना इंपॉर्टेंट था सब बता दिया। तो ये रहा आपका बाल विकास का पूरा नोट्स, जो कि 50 नंबर का होता है ओवर। क्लास पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।